जब मैं 9 साल की थी मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक नौकरानी के रूप में बेचने में कोई देर नहीं की। लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करती बल्कि उनसे 3 बार लौटने की उम्मीद करती हूँ। अगर मैं घर पर रहती तो शायद इस सर्दी में ठंड से नहीं मरती तो भूख से मर जाती। मैंने जो लकड़ी का गट्ठर मुश्किल से बनाया था उसे घर में ठीक से रखा और फिर जल्दी से गाँव के बाहरी इलाके में चली गयी। चाची ने मुझे दूर से ही अपना सामान ले जाते देखा और मुड़ने लगी। सौतेली माँ ने उसे जल्दी से रोका और उसके कान में कुछ कहा। चाची ने तब मुझे अपनाया और बैलगाड़ी पर चढ़कर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ी। मैं बैलगाड़ी के पीछे 2 दिन तक भटकती रही और आखिरकार राजधानी के बाहरी इलाके की एक गली में रुकी। हमें एक अंधेरे कीचड़ भरे लकड़ी के घर में धकेल दिया गया। लकड़ी के घर के लोगों ने हमें आते देखा, बस थोड़ी पलकें झपकाईं, फिर उन्होंने बिना किसी भाव के मुड़कर नीचे की ओर देखा। इस तरह 3 दिन बीत गए और घर में एक दाढ़ी वाले शांत दिखने वाले बूढ़े आदमी आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने मुझे चुना। चाची भी आधे दिन तक उलझन में रही, फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर जवाब देने लगी। मैं झू गुआनजिया के साथ क्योटो के पश्चिमी उपनगर से अंदर शहर में आया। राजमहल के नीचे की समृद्धि ने मेरी आंखों को पहले ही चकाचौंध कर दिया था, लेकिन इस शोरगुल का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। एक घोड़ा गाड़ी एक ऊंची दीवार वाली गहरी गली में रुकी। एक नौकरानी मुझे घर के अंदर ले गई। मैं सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई, बस उसके पीछे पीछे चलती रही। नहीं आई हो। बड़े रसोई घर को एक ऐसे मेहनती और व्यावहारिक व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया। जैसे ही मैं स्थिर हुई एक गर्मजोशी भरे हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे तुम्हारे हाथों में तो खरोंचे हैं, तुम एक मेहनती लड़की हो, सिर उठाओ। यह सुनकर मैं सिर उठाने की हिम्मत कर पाई। मेरे सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मैं बड़े रसोई घर की प्रबंधक हूँ। सब मुझे चाची शी कहते हैं। मैं पहले तुम्हें व्यवस्थित कर दूंगी, फिर तुम्हें काम दूंगी। चाची शी मुझे थोड़ी दूर के एक कमरे में ले गयी। कमरे में कई बिस्तर लगे थे। बिस्तरों के सामने कुछ काले रंग के इत्रदान रखे थे। कमरे की खिड़कियाँ चमकदार थीं और एक हल्की सी इत्र की खुशबू आ रही थी। क्या मैं यहीं रहूंगी? मैं खुद को रोक नहीं पाई और पूछ लिया। चाची शी सुनकर हंस पड़ी। तुम वहाँ सो जाओ, वह हल्का हरा इत्रदान खाली है। बाद में अपना सामान रखो, कपड़े जूते सब अंदर। यह कपड़े पहनो, बाल संवारो और नीले रिबन से बांध लो। इस तरह तुम जान पाओगी कि कौन सा कमरा किसका है। याद रखना, इसे खोना मत। मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी हैरान थी। जब मेरे पिता जीवित थे मैंने उनसे मेरे लिए एक रिबन खरीदने के लिए कहा था। जब वह मर गए तब भी उन्होंने मुझे नहीं खरीदा। आज मैं एक नीले ईंट के बड़े घर में रहने लगी। मैंने नए कपड़े भी पहने और यहाँ तक कि एक नया दुल्हन भी इस्तेमाल किया। चाची शी की व्यवस्था के तहत मैं बड़े रसोई घर में आग जलाने वाली नौकरानी बन गई। यह काम मेरे लिए बहुत सरल है और यहाँ के लोग भी मेरे साथ बहुत दयालु हैं। रसोई घर की पड़ोसन कभी कभी चुपके से मुझे थोड़ा मांस दे जाती है। मुझे याद नहीं कि मैंने कितने सालों से मांस नहीं खाया। यह दिन मेरे लिए स्वर्ग जैसा है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि यह इतनी जल्दी बदल जाएगा। आज मैंने युआन एयर को द्वितीय महिला के आंतरिक कक्ष में भेजा। जैसे ही मैं जाने वाली थी निषिद्ध कक्ष अचानक अस्त व्यस्त हो गया। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाती कई लोग पुल से दौड़ते हुए आए। हर कोई डर से चिल्ला रहा था, जान बचाने के लिए भाग रहा था। क्या हुआ? अधिकारी आ गए हैं, बहुत सारे हैं, जल्दी भागो, वे लोगों को मार रहे हैं। मैंने अपने होंठों को कसकर काटा और विपरीत दिशा में दौड़ पड़ी। मैंने अभी तक चाची शी द्वारा दिए गए कपड़े नहीं लिए हैं, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी एक तेज चमकदार तलवार अचानक मेरे पैरों पर आ गई। मेरे पीछे एक कठोर और गर्म छाती मुझसे सटी हुई थी। मैं डर गई और सिर उठाया। सामने दर्जनों तेज सीधी तलवारें मुझ पर तनी हुई थीं। बेटे अब और मत लड़ो, हाथ छोड़ दो। मैं वापस मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन मेरे पीछे से एक कोमल आवाज आई। संत ऊपर से नहीं गिरे। हमारे मंत्रालय ने संत के लिए एक फरमान जारी किया। वेंसु मार्क्विस के परिवार पर यून काउंटी के मियाओबू टाउन में डाइक रिपेयर के लिए रखे गए पैसे के गबन का शक है। यह बहुत बड़ा है। स्वर्ग का न्याय कठिन है। मालिक को पहले ही राजधानी के शाही जेल में कैद कर दिया गया है। सभी परिवार के सदस्यों को शाही जेल में डाल दिया गया और उनके भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे वाले व्यक्ति का हाथ थोड़ा कांप रहा था। दर्जनों तेज तलवारों का सामना करते हुए मैं और नहीं सह सकती। मेरा शरीर मुड़ा और मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ी। जब मैं होश में आई मुझे पहले ही अंधेरे कीचड़ भरे कैदी कक्ष में बंद कर दिया गया था। मैंने सिर उठाकर देखा, तब मुझे पता चला कि जेल में कुछ और लोग भी थे जो कांप रहे थे। एक महिला जो लगभग 40 साल की थी, 2 लड़कियां जो लगभग 17 या 18 साल की थीं, और एक 4 साल का बच्चा भी था। अगली सुबह जेल अधिकारी ने हमें बाहर निकाला। हाथ पैरों में जंजीरें भी थीं। राजधानी के बाहरी इलाके में 10 कोस दूर स्थित बेईमान हवेली में धकेल दिया। हवेली बहुत वीरान थी, ठंडी हवा हड्डियों तक जम रही थी। तब मुझे पता चला दरअसल वेसु हॉफू का पूरा परिवार निर्वासित किया जाने वाला है। पर मुझे समझ नहीं आया कि सारे नौकरों को क्यों छोड़ दिया गया, सिर्फ मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। मैं पास खड़े एक अधिकारी के पास गया और धीरे से कहा, अधिकारी महोदय, मैं उन्हें नहीं जानता, मुझे निर्वासित क्यों भेजा जा रहा है? मैं सचमुच एक अनाथ हूँ, क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? यह तो मैं कह ही नहीं सकता, तुम तो पहले से ही तयशुदा कैदी हो। यह पास खड़ा एक युवक था जो एक सुंदर व्यक्ति लग रहा था। मेरी बात सुनकर वो बहुत चिढ़ गया। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इधर आओ। मैं जंजीरों से जकड़े हुए अपने पैरों को घसीटता हुआ उसके पास गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। तुम अब मेरी रखैल हो। तुम्हारी जगह एक पायदान से ज्यादा नहीं है। रास्ते में तुम्हें सिर्फ मेरे परिवार का ख्याल रखना है, बाद में तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। रखैल का क्या मतलब होता है? तुम खुद भी तो जंजीरें पहने हुए हो। मुँह से कहने को तो कुछ भी कह दो, मुझे अमीर बना दोगे। मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ,
जो मुझे पहचानते हैं वे मेरी बात सुने। इस पीढ़ी के लोग सिर्फ हमारे साथ निर्वासित हो सकते हैं, समझ गए? मैं नहीं समझी। इतने सारे नौकरों में मुझे ही क्यों चुना? और वैसे भी मैं तुम लोगों को नहीं जानती, किस आधार पर मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए? 10 कोस दूर की उस वीरान हवेली में मैं खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। हवेली के परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलने को तरस रहे थे। 10 कोस दूर कोई भी उन्हें विदा करने नहीं आया। जैसे ही वेन सुई हो के महल में कुछ हुआ, अपनी माँ और बाकी रिश्तेदारों को भी साथ ले जाना, किसी ने भी उन्हें विदा नहीं किया। सचमुच दिल बहुत ठंडा पड़ गया। निर्वासन में हर दिन 50 कोस चलना पड़ता है। खाने को बस एक मुट्ठी काला बाजरा मिलता है और एक कटोरी दलिया। मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी। वो कुछ आराम से जीवन बिताने वाली महिलाएं और लड़कियां हैं। 10 कोस भी नहीं चल पाती और थक जाती हैं। उनकी बातचीत सुनकर मुझे पता चला, पहले उसने मेरी टांग पर तलवार अड़ा दी थी, जिससे मुझे उसकी तलवार रोकनी पड़ी। वह वेन हेमियान था। वो मार्क्विस की हवेली का वारिस है। अगर मार्क्विस का एक्सीडेंट न होता, वह अगला मार्क्विस है। आज परिवार का पतन हो गया है। वह भी विनम्र और शांत नहीं है। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति बहुत चिंतित है, सिर्फ मुझ पर जो उसकी बात नहीं मानती। वह लगातार तिरस्कार भरी निगाहों से देखता है। आज वेन हेमियान ने अपनी माँ को देखा, उसके पैर छिल गए थे। वह बैठ गई। उसने जंजीरें उठाई, जल्दी से अधिकारी के पास जाकर दवा मांगी। अधिकारी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। तुम लोग निर्वासित हो। अगर खाने को कुछ मिल जाए तो कोई बात नहीं, और तुम्हें दवा भी चाहिए। वेन हेमियान हमेशा ऊंचा रहता था। उसे कभी किसी ने ऐसे नीचा नहीं देखा था, पर आज उसकी स्थिति ऐसी है, वह भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वह बस लाचारी से चला गया। फिर मेरे पास आकर आदेश दिया, कल तुम मेरी माँ के पीछे जाओगे। उसके पैरों के नीचे सब कुछ बिखर गया। नहीं। उसने सुनकर गुस्से से हंसा। तुम मना कर रहे हो। मैं क्यों नहीं कर सकता? वह मुझे गुस्से से घूर रहा था। उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। मेरी माँ को ले जाने में मेरी मदद करो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने तब सिर उठाकर उसे एक नजर देखा। तुम खुद ले जा सकते हो। मेरे पास लोहे की जंजीरें हैं। अगर नहीं होती तो मुझे तुमसे मांगने की क्या जरूरत थी? मैं हंसी रोके बिना नहीं रह सकी। ये ऐसा है जैसे मेरे पास जंजीरें ही न हो। और तुम्हारे पास 2 छोटी बहनें भी हैं जो मुझसे बड़ी हैं। वह रुका, आंखें बंद की और आह भरी। ठीक है, छोड़ो भी। फिर वह मुड़ा और चला गया। मैंने एक तरफ खड़ी श्रीमती वेन को देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर खामोशी छाई रही। वो अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ी। एक पल के लिए मैंने अभी अभी तोड़ी हुई जंगली घास उठाई और उनके सामने फेंक दी। इस घास को पीसकर चोट पर लगाओ, यह सूजन कम करेगी और खून रोकेगी। यह कहकर मैं अपनी लंबी जंजीरें खींचती हुई चली गई। मेरे पीछे श्रीमती वेन की कृतज्ञ आवाज आई, धन्यवाद छोटी बहन। अगले दिन उनके पैरों का दर्द काफी कम हो गया था। कम से कम वे चल तो सकते थे। वेन हेमियान मेरे पास आकर धीरे से बोला, बहुत धन्यवाद। मैंने सिर झुकाकर रास्ता पकड़ा। मैंने सुना कि उसने आखिरकार नाराजगी छोड़कर बात की। थोड़ा झिझकते हुए उसने बोलना शुरू किया, वह दवा 3 अंडों के बराबर है। उसने सुना और थोड़ा हैरान हुआ। ठीक है, मैं पहले उधार ले लेता हूँ। जब हम पहुँचेंगे तो मैं तुम्हारा हिसाब चुका दूंगा। बसंत की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा था, चलना मुश्किल था। वह शख्स जिसे लियू एर कहा जाता था, कई बार फिसल कर गिर गया। हर बार वह अपने कूल्हों के बल गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वेन परिवार के लोग यह देखकर बहुत दुखी थे। सिर्फ वेन परिवार ही नहीं, दूसरे निर्वासित भी दुखी थे। अधिकारियों के लिए भी यह बहुत सिरदर्द था। मैं भीड़ के साथ सूखी घास पर चल रही थी। मैंने कुछ सूखी घास निकाली और कुछ लंबी घास की रस्सियां बनाई। उन्हें अपने जूतों पर लपेट लिया। फिसलने और कीचड़ से बचने के लिए। यह करने के बाद मैंने फिर से कुछ घास निकाली और लियू एर के पास जाकर बैठ गई। उसके दोनों पैरों पर भी घास की रस्सियां बांध दी। लियू एर की आंखें चमक उठी। उसका छोटा सा मुंह खिल उठा। धन्यवाद बहन। उसकी मीठी कोमल आवाज सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैं उठी और रास्ता पकड़ लिया। आसमान गहराता जा रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आगे एक हल्की ढलान थी। वहाँ एक लगभग 60 साल के बूढ़े आदमी थे। वह पूरी ताकत से एक 2 पहियों वाली गाड़ी खींच रहे थे। गाड़ी में सामान भरा था। पता नहीं क्या था। गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। गाड़ी खींचने वाले कंधे और बूढ़े आदमी की पतली हड्डियां सब तन गए थे, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। मैंने देखा। मैं जल्दी से दौड़ी और गाड़ी को धक्का दिया। मैं छोटी उम्र से ही बहुत मेहनती थी। आखिरकार मैंने गाड़ी को बाहर निकाल ही लिया जब मैं जाने वाली थी। बूढ़े आदमी ने मुझे रोका। उसके वे खुरदुरे बूढ़े हाथों पर उसके वे खुरदुरे बूढ़े हाथों पर एक बड़ा शकरकंद छील रहा था। मैं सचमुच थोड़ी हैरान थी। जल्दी से मना कर दिया। बेवकूफ, इसे ले जाओ, मुझे मना मत करो। मैंने धीरे से शकरकंद ले लिया। मेरा दिल बहुत उत्साहित हो गया। सचमुच अच्छे लोगों को अच्छे कर्मों का फल मिलता है। रोजाना 50 मील चलना ही पड़ता है। 25 दिनों के अंदर जरूर निर्वासन की जगह जाना होगा, वरना दिमाग काम करना बंद कर देगा। रास्ता कितना कीचड़ भरा है। चलना वाकई मुश्किल है। अधिकारियों को भी अपनी परेशानियां हैं। यह सचमुच एक मुश्किल काम है। रास्ता बहुत छोटा है। समय बहुत कम है। तेल नहीं मिल रहा। लगता है शाम होने वाली है। लगभग 10 मील और चलना है। अधिकारी हमें चुनने के लिए कह रहे हैं। या तो यहीं आराम करें। कल 20 मील ज्यादा चलना। वेन परिवार ने एक जगह ढूंढी है जो थोड़ी व्यवस्थित थी। आग के चारों ओर बैठकर मैंने खुद लकड़ियां चुनी और आग जला ली। मुझे शकरकंद की मीठी खुशबू आ रही थी। हर तरफ फैली हुई थी। भुना हुआ शकरकंद मीठा और स्वादिष्ट था। रात में पेट में मुझे लगा जैसे पूरा शरीर गर्म हो गया है। अचानक एक नरम आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, दीदी मुझे भी खाना है। मैंने सिर उठाया तो देखा श्याओ एर मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में हरी चमक थी। मुंह में पानी आ रहा था। मैंने एक तरफ से आधा शकरकंद तोड़ा, उसे दे दिया। धीरे धीरे खाओ, जल न जाओ। धन्यवाद दीदी। श्याओ एर ने धीरे धीरे 2 टुकड़े खाए। फिर सिर झुकाकर धीरे से पूछा, दीदी क्या मैं अपनी दादी के लिए एक टुकड़ा ले जा सकती हूँ? मैंने सोचा नहीं था कि श्याओ एर ऐसा पूछेगी। मैंने वेन परिवार की ओर देखा, एक नजर डाली।
असल में मैं थोड़ी अनिच्छुक थी, कभी कभी देते देते शुरुआती उत्साह बाद में स्वाभाविक बन जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एक बच्चे के लिए दादी के प्रति भक्ति। मैंने श्याओ एर को देखकर मुस्कुराया। यह सब अब तुम्हारा है, तुम खुद देख लो कि किसे देना है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने जंजीरों से जकड़े हुए दर्द भरे हाथों और पैरों को रगड़ा, लेकिन मैंने कदमों की आवाज सुनी जो करीब आ रही थी। मैंने सिर उठाकर देखा, सामने खड़े अधिकारी मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उन्होंने मेरे पैरों पर बंधी रस्सी की ओर इशारा किया। कहा, ये रस्सियाँ तुमने ही बनाई हैं। मैं थोड़ी घबराई हुई थी। हाँ। और कुछ और बनाओ, हमें कल इनकी जरूरत पड़ेगी। मैंने अनिच्छा से सिर हिलाया। तुमने रस्सियाँ अच्छी बनाई हैं, मैं तुम्हारे हाथ पैर की जंजीरें खोल दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। बस आज रात सो जाओ, कल सुबह ये थका देने वाली जंजीरें और बेइयां हट जाएंगी। एक रात सोई। आखिरकार सुबह की हल्की रोशनी में मैंने उस सूखी घास के ढेर को एक एक करके रस्सियों में बुन लिया। जब वो सरकारी सिपाही रस्सी लेने आया तो बहुत खुश हुआ। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे शरीर की जंजीरें खोल दूंगा। कौन जानता था, पास से एक तीखी आवाज आई और उसने उसे रोक दिया। मालिक, वो हमारे घर की नौकरानी है, अगर जंजीरें खोलनी है तो पहले मालिक की खोलनी चाहिए। मेरे दिल में एक उम्मीद जगी। मैंने सिर उठाकर देखा। बोलने वाली महिला वेन झिरो थी, जो मार्क्विस की हवेली की युवती थी। उसकी नरें मुझ पर हल्के से टिकी थी, जैसे किसी एसीजी को देख रही हो जो सुनती नहीं। वो सरकारी सिपाही इधर उधर देखने लगा। अगर कुछ है तो बताओ। फिर उसने पैर उठाकर दूसरी तरफ चला गया। मैं जल्दी से सरकारी सिपाही का कपा पककर बोली, मालिक, ये सब काम मैंने किए हैं। कल रात तुमने मुझसे वादा किया था। क्या तुम उनकी नौकरानी नहीं? यह सुनकर मेरे दिल में अचानक लाचारी की भावना भर गई। मैं बस सरकारी सिपाही को जाते हुए देखती रह गई। पैर वेन परिवार की ओर बढ़ रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। थोड़ी देर बाद वो सरकारी सिपाही वापस आ गया। उसने बहुत उदास चेहरे से मेरी जंजीरें खोल दी। सरकारी सिपाही के पीछे वेन हेमियान खा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। माँ करना। झिरो को समझ नहीं आया। उसने कुछ भी बेमतलब कहा। तुम इसे दिल पर मत लो, मैं आगे से उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो जल्दीबाज और रूखा इंसान अब मुझसे हल्के से माई मांगेगा। मुझे नहीं पता कि उसने महत्वपूर्ण समय पर मुझे क्यों देखा। पहले वो मेरे साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करता था, मार्क्विस की हवेली की उस युवती की तरह, लेकिन मैं एक नौकरानी हूँ। मुझे उन्हें अपना सिर क्यों झुकाना पड़ेगा। अगले कुछ दिन बहुत शांति से बीते। हम प्याऊ स्टेशन पर पहुँचे। नीले भूरे ईंटों वाला प्याऊ स्टेशन खाली और वीरान था। कमरे में एक कतार में बेबे बिस्तर थे, जिन पर बहुत से लोग सो सकते थे। आखिरकार हमें हवा और बारिश से बचने की जगह मिल गई। मैं आग पर रखे बर्तन में पानी गर्म करने गई। जब मैं वापस आ रही थी, एक दीवार के कोने के पास एक सरकारी सिपाही ने मुझे रास्ता रोक लिया। तुम आ गए। मुझे समझ नहीं आया। जब मैं उस सरकारी सिपाही के कमरे में गई, तब उसका खतरनाक मुस्कान सामने आया। मैंने तुम्हारी जंजीरें खोल दी हैं, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जाओ, चुपके से उस छोटी बेटी को बुला लाओ जो तुम्हारे पीछे है। अगर तुम ऐसा करोगी तो किसी को शक नहीं होगा। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें 10 तांबे के सिक्के दूंगा। मेरा सिर चकरा गया। मैंने ओर से कहा, वेन परिवार की छोटी बेटी को क्यों ढूंढ रहे हो। सरकारी सिपाही का चेहरा काला पड़ गया। जिस कमरे में मैं घुसी थी, वो बगल वाले कमरे के ठीक सामने था। अंदर के लोग शायद सब सुन चुके थे। वह गुस्से से कांपने लगा। उसने गुस्से से उंगली से मेरी ओर इशारा किया और जल्दी से एक तरफ भाग गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे पैर थोड़े कांप रहे थे। मैं जल्दी से कमरे में चली गई। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, वेन परिवार के सभी लोग मुझे देख रहे थे। मैंने सिर झुकाकर खुद को दीवार के कोने में सिको लिया। चुप रहने की हिम्मत नहीं हुई। आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। तुम बहुत समझदार हो। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर मैं उछल पड़ी। आंखें खोलते ही मैंने देखा कि राजकुमार वेन हेमियान मेरे बगल में बैठे थे। वो हथकड़ियों में दीवार से टिके हुए थे। उनके स्याही जैसे काले बाल गर्दन के पास लटक रहे थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज थीं। मैंने सोचा कि मुझे कुछ विनम्र शब्द कहने चाहिए। तुम हथकड़ियों में हो और उन्हें खोल नहीं सकते। अगर तुम्हें हाथ आजमाना हो तो क्या करोगे। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मुझे लगा जैसे मुझ पर भूत सवार हो गया हो। मैं बेतुकी बातें बक रही थी। वेन हेमियान ने सुना तो वह भी चौंक गए। उनके चेहरे पर थोड़ी असहजता आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सिर के ऊपर से उनकी नरम भारी आवाज आई, क्या हुआ। तुम देखना चाहती हो। यह सुनकर मैंने अपना सिर अपनी बाहों में छिपा लिया। मैं जल्दी जल्दी बोल रही थी। जैसे ही सुबह हुई, अधिकारियों ने हमें आगे बढ़ने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। श्याओ एर को कल आधी रात को तेज बुखार हो गया था। मैंने अपनी आधी आस्तीन फाड़ दी और ठंडे पानी से उसके माथे पर पट्टी रखी। पानी कई बार बदला। सुबह होने तक ही उसका बुखार धीरे धीरे उतरा। इस समय श्याओ एर अभी भी सो रहा था। वह खुद चल नहीं सकता था। उसे किसी बड़े को गोद में उठाना पड़ता, इससे पहले कि वे लोग कुछ तय कर पाते। मैंने खुद ही बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और भीड़ के साथ आगे बढ़ती रही। पूरे रास्ते हम रुक रुक कर चलते रहे। बसंत की बारिश लगातार हो रही थी, भी रुकी ही नहीं। काफी समय से सूरज नहीं देखा था। श्याओ एर की बीमारी तो बहुत पहले ठीक हो गई थी, लेकिन उसे याद था कि मैंने उसे कई दिनों तक गोद में लेकर चला था। बीमारी ठीक होने के बाद वो एक छोटी चिड़िया की तरह था, मेरे चारों ओर चहचहाता और हंसता रहता। अचानक मुझे जमीन पर महसूस हुआ एक जोरदार कंपन। मैंने श्याओ एर को गोद में लिया हुआ था और तुरंत वहीं जम गई। 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वेन हेमियान को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने चारों ओर देखा। बगल के पहाड़ अचानक ऐसे खिसकने लगे जैसे पहाड़ टूटकर समुद्र में गिर रहे हों। मैं बुरी तरह डर गई। मैं जितनी तेजी से हो सके आगे भागी। मेरे शरीर पर हथकड़ियां नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से मैं तेजी से भागी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वेन परिवार के लोग पहले ही गायब हो चुके थे। मेरी गोद में श्याओ एर डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। मैंने दांत पीसे और श्याओ एर को नीचे उतारकर उसे चुप कराया। श्याओ एर प्यारे, अब हम सुरक्षित हैं। तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। मैं तुम्हारी दादी और बाकी लोगों को देखने जाती हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो ठीक है। श्याओ एर ने समझदारी से सिर हिलाया।
मैंने थोड़ी दूर पर वेन हेमियान को देखा और वेन जियुआन पागलों की तरह लोगों को ढूंढ रहे थे। दूसरी युवा मालकिन श्रीमती वेन को सहारा देकर रो रही थी। पता चला कि वेन परिवार की छोटी मालकिन गायब हो गई थी। वेन हेमियान ने मुझे देखा जैसे उन्होंने कोई उद्धारकर्ता देखा हो। नीचे खिसकी हुई मिट्टी नरम और चिपचिपी थी। एक कदम चलते ही पैर आधा धंस जाता था। मैं मुश्किल से कीचड़ में अपने पैरों को चारों ओर ढूंढ रही थी। आखिरकार मिट्टी और पत्थरों के बहाव से बने मिट्टी के ढेर में मैंने काले बालों का एक गुच्छा देखा और आधा शरीर पीली मिट्टी में दबा हुआ था। यह वेन झिरो थी। मैं जल्दी से उसके शरीर को पीली मिट्टी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिट्टी इतनी गहराई तक दबी हुई थी कि वह हिल नहीं रही थी। मुझे अपने हाथों से मिट्टी खोदनी पड़ी। धीरे धीरे उसके दोनों पैरों को मिट्टी से बाहर निकाला। वेन युआन बेहोशी से जागी। मैंने देखा कि मैं उसे कीचड़ से बाहर निकाल रहा हूँ। वो जोर से रोना। बाकी बचे हुए भगोड़े और शाही नौकर एक छोटी नदी के किनारे उथले पानी में बिखरे हुए। वेन युआन का माथा एक पत्थर से टकराकर घायल हो गया। ताजा खून और पीली मिट्टी एक साथ मिल गए। वह बहुत पहले ही एक अमीर परिवार की लड़की होने का दिखावा खो चुकी थी। मैं कंकड़ से भरे नदी किनारे पर लेटा हुआ था, हांफते हुए। पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था और मैं हिलने डुलने में भी आलसी था। क्या तुम पानी पीना चाहोगी? मैंने सिर हिलाया। श्याओ एर पास से गुजरा, सिर्फ एक टूटे हुए मुंह वाला मिट्टी का प्याला लेकर। धीरे धीरे मुझे कुछ घूंट पानी पिलाया। तब जाकर मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। वेन हेमियान मुझे देख रहा था। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। मैंने धीरे से मुस्कुराया। युवराज, मैं भविष्य में अच्छा काम करूंगा, मुझे मत मारो। वेन हेमियान एक पल के लिए जम गया। तुम युआन एर हो, मेरी जीवन रक्षक। मैं तुम्हें धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा हूँ। और भी है, भविष्य में मुझे युवराज मत कहना। मैं अब सिर्फ एक निम्न वर्ग का कैदी हूँ। वह अब किसी अमीर परिवार का ग्लैमरस युवा मालिक नहीं रहा। मैंने उसके शब्दों में उदासी सुनी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुम्हें बड़ा मालिक कहूंगा। उसने सिर हिलाया। आज की आपदा शाही नौकरों के लिए एक बड़ी बात है। वे सब मिलकर विचार विमर्श कर रहे थे। हमें इस मामले की रिपोर्ट ऊपर कैसे करनी चाहिए। अगले दिन हमें फांगलिंग काउंटी ले जाया गया, एक शांत कस्बा। हस्तांतरण पूरा हो गया। फिर हम लगभग 10 मील पहाड़ी रास्ते पर चले। अंत में हम एक सराय जैसे दिखने वाले ईंट मिट्टी के घर के सामने रुके। हमारा इंतजार कर रहा था एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा। बूढ़े का शरीर लंबा और पतला था, लेकिन उसकी गहरी आंखों में एक चमक थी। कल से पुरुष फेंगमेन खदान में काम करने जाएंगे। महिलाएं न तो महल में जाएंगी और न ही उनके रहने खाने की परवाह की जाएगी। अपने लिए साथी ढूंढो और अपना भरण पोषण करो। यह बात सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन ध्यान से सोचने पर यह भयानक है। खाना पीना न मिलना बहुत डरावनी बात है। वेन परिवार के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन वे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। केवल वेन हेमियान ने उदासी और निराशा के बिना पूछा, महानुभाव, क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं? मैं निश्चित रूप से बाद में आपका धन्यवाद करूंगा। तुम्हारे धन्यवाद को मैं शायद संभाल भी न पाऊँ। वह एक पल के लिए रुका। फिर उसने एक मोटे भारी भरकम नौकर बूढ़े मछली को देखा। बूढ़ी मछली, वे महिला कैदियों को ले गए। तुम एक घर ढूंढो, उन्हें पहले वहाँ रहने दो। बूढ़ी मछली हमें लगभग 1 मील दूर ले गई। रास्ते में बिखरे हुए छोटे लकड़ी के घर थे। सब बहुत शांत थे, जैसे वहाँ कोई नहीं रहता हो। बूढ़ी मछली एक नीची लकड़ी की झोपड़ी के पास रुकी। लकड़ी की झोपड़ी टूटी हुई और पुरानी थी। दरवाजा खोला। एक बदबूदार गंध नाक में घुस गई। अंदर कुछ भी नहीं था, ऊपर सब कुछ मकड़ी के जालों से भरा था। तुम यहीं रहो। 1 महीने के 600 तांबे के सिक्के। वेन युआन एर ने बिना सोचे समझे चिल्लाया, क्या इस टूटी फूटी जगह के लिए भी पैसे चाहिए? तो तुम मत रुको। यह कहने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। वेन हेमियान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे, छोटी भौहें समझदार नहीं है। मछली भाई, इसे दिल पर मत लो। बस अभी हम गरीब हैं। क्या हम पहले रह सकते हैं? हम बाद में भरपाई कर देंगे। पैसे नहीं है। ठीक है, मेरा मछली भाई दिल का अच्छा है। 1 महीने बाद पैसे ले लेना, लेकिन तब तक 800 तांबे के सिक्के हो जाएंगे। समझ गया। मछली भाई सचमुच दयालु हैं। वेन हेमियान बहुत भावुक हो गए। बूढ़ी मछली ने तब उसे चाबियां सौंपी। वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर चला गया। पुराने घर की जमीन गीली मिट्टी थी। दीवारों के कोनों में काई उगाई थी। धूसर लकड़ी के तख्तों पर कुछ पर बहुत सारे छोटे छोटे सफेद फफूंद उगाए थे। यह घर बहुत नम है, ज्यादा देर रहने से बीमारी हो जाएगी। राजधानी का मौसम और यहाँ का मौसम जमीन आसमान का अंतर है। ये अमीर बेटियां शायद मिट्टी के अनुकूल नहीं होंगी। मेरे ख्याल से असली कठिनाई तो अब शुरू हुई है। अगले दिन सुबह जल्दी मैं बाहर निकल गई। मैं दरवाजे की ओर सीधे चलती गई। आसपास का माहौल देखना चाहती थी, जैसा कि उम्मीद थी। एक घुमावदार छोटी सड़क के अंत में धुआं उड़ाता एक छोटा सा गांव था। मैं उस गांव की ओर बढ़ गई। मैंने सोचा नहीं था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिल जाएगी, पीठ पर बोझ लादे हुए। पीठ पर सूखी लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर उसके पतले शरीर को पूरी तरह से ढक लिया था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी। उसके पीठ से सूखी लकड़ियां उतारकर अपनी पीठ पर रख ली। चाची, मैं आपको घर वापस छोड़ आती हूँ। बूढ़ी औरत का सूखा पतला चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत खुद चल सकती है। मैंने बिना सोचे समझे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैं थोड़ी देर में उनके घर पहुंच गई। एक 20 साल से ज्यादा की महिला ने मेरा स्वागत किया। उसकी आंखों में ज्यादा अच्छी भावना नहीं थी। बहन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? लकड़ियाँ तोड़ना, आग जलाना, खाना बनाना, ये सब काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम बस घर पर बैठकर इंतजार करो ताकि बाहर से कोई फालतू लोग घर न ले आओ। मेरे पैर रुक गए। मैंने पीठ से सूखी लकड़ियाँ उतार दी। उस महिला ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा चाची अब और नहीं उठा पाएंगी, तो मैंने मदद कर दी। उनसे नाराज मत हो, मैं अभी चली जाती हूँ। यह कहने के बाद मैं मुड़कर जाने लगी।
छोटी मालकिन, 1 मिनट रुको। लेकिन एक गहरी मर्दाना आवाज ने मुझे रोक लिया। मुड़कर देखा तो एक खान राजवंश का आदमी मेरी ओर आ रहा था। उसने तुरंत मुझे गर्मजोशी से कुछ दिया। मेरी माँ समझदार नहीं है। धन्यवाद आपको मेरी माँ को वापस लाने के लिए। यह थोड़ी सी भेंट अस्वीकार न करें। मैं बहुत हैरान हूँ। हाथ में गर्मजोशी से, यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। किसान का भोजन सोने से ज्यादा कीमती है। मैं नहीं जानती। मुझे परेशान मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इतना भारी उपहार नहीं ले सकती। अगर आप दे रहे हैं तो आप ले लीजिए। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। जाने से पहले अचानक फिर से पूछा, बड़े भाई, मैंने देखा कि नदी के उस पार एक बड़ा घर है जिसमें कोई नहीं रहता। अगर मैं उसमें रहने चला जाऊं तो किसकी सहमति लेनी होगी? नदी के उस पार सब भगोड़े हैं। ज्यादातर लोग कुछ साल रहते हैं, या तो चले जाते हैं या मर जाते हैं। इसलिए बहुत से घर खाली पड़े हैं। कोई भी रह सकता है। मैं तहे दिल से बड़े भाई को धन्यवाद देता हूँ। गर्म खाना लेकर वापस जा रहा था। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मैंने उस औरत को चिल्लाते सुना, तुम बेहोश हो गई थी। वह एक भगोड़ा है। तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? तुम कैसी नौकरानी हो? क्या तुम भूल गई कि दूसरे बेटे के परिवार का क्या हुआ था? जो लोग फांगलिंग में निर्वासित हुए वे सभी शाही परिवार के थे। अगर वे पलट गए तो उनकी उंगलियों से पैसे टपकने लगेंगे जो हम पूरी जिंदगी ऐश कर सकते हैं। मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से निकल जाओ। अभी तक लकड़ी के घर तक वापस नहीं पहुँचे। दूर से ही मैंने वेन झिरो को पैर की उंगलियों पर खड़े देखा। मेरी ओर देख रही थी। मुझे देखकर वह खुशी से चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी। तुम्हें खाने के लिए कुछ मिल गया? कुछ लोग खाने के चारों ओर बैठकर एक पत्ती का पैकेट खोला। कुछ हरे रंग की सब्जी की रोटियां आंखों के सामने आ गयी। सब्जी की खुशबू के साथ चावल की मीठी खुशबू मिली हुई थी। जिन लोगों ने बहुत समय से ठीक से खाना नहीं खाया था, उनके लिए यह कितना बड़ा लालच था। हर किसी को एक टुकड़ा मिला। मेरे मन में थोड़ी चिंता थी। मेरा मन अभी भी उस घर के बारे में सोच रहा था। पेट थोड़ा खाली महसूस कर रहा था। फिर मैं उस छोड़े हुए घर की ओर चला गया। घर की जगह बहुत अच्छी थी। सामने एक छोटी नदी थी। पीछे पहाड़ का सहारा था। घर के बाईं ओर एक बड़ा समतल मैदान था। लगता है पहले यह एक सब्जी का खेत रहा होगा। और यह फेंगमिंग खदान से भी दूर नहीं था। यह वाकई हमारे लिए बहुत उपयुक्त है, हमारी वर्तमान स्थिति के लिए। मैंने चारों ओर देखा। पहाड़ की आधी ढलान पर एक परिवार भी रहता था। पास जाकर देखा, पीली मिट्टी की दीवार पर लाल रंग के सूखे मांस के टुकड़े लटक रहे थे। नीचे एक बड़े बांस की टोकरी में कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे। घर में हर जगह धूल और गिरी हुई पत्तियां थीं, जैसे बहुत समय से सफाई नहीं हुई हो। जैसे ही मैं इस तरह की जगह के बारे में सोच रहा था कि यहाँ किस तरह के लोग रहते होंगे, अचानक एक चमकदार चाकू मेरे पैरों पर आ गया। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या करने आए हो? बड़े भाई, जान बख्श दो। मुझे अभी अभी निर्वासित किया गया है। मैंने देखा कि यहाँ एक परिवार रहता है और वे कुछ बात सुनना चाहते हैं। कोई बुरा इरादा नहीं है। थोड़ी देर बाद पैरों पर रखा चाकू धीरे धीरे हटा लिया गया। मैंने घबराकर अपना गला साफ किया। मुड़कर मैंने उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखा। आदमी ने काले कपड़े पहने थे जो धुलकर सफेद हो गए थे। चाकू पकड़े हुए हाथ धीरे से नीचे रखे। त्वचा पर निशान थे। आंखों की पुतलियां भेड़ियों की तरह तेज थीं, जो सिर झुकाए हुए थे। बाएं गाल पर एक साफ निशान था। यह कोई डाकू नहीं है क्या? मैं अनजाने में भागना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस व्यक्ति ने दरवाजे पर मुझे रोक लिया। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। मैं घर के दरवाजे पर टिका हुआ था। काली चमकदार आंखें लगातार घूम रही थीं। डाकू ने मुझे आधे दिन तक घूरा। अचानक हंसी का एक स्वर गूंजा। बोलो, क्या बात है? सुनो। मैंने अपना गला गीला किया, घबराकर कहा, मैं बस पूछना चाहती थी, क्या वह परित्यक्त आंगन रहने लायक है? तुम जानना चाहते हो? हम जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बिना फायदे के जल्दी नहीं उठता। तुम किस चीज के बदले में दोगे? मेरे पास सोना नहीं है। बिना सोने के क्या सुनोगे? उसने सब कुछ कह दिया और वह मेरी परवाह नहीं करता। शांत हो जाओ, आंगन में जाओ। मैं जीवित रहने का तरीका जानता हूँ। तुम जो भी जीवित रहने का तरीका जानते हो मुझे सिखाओ। तुई बोशान ने ठंडी आह भरी। यहाँ तुम किस चीज की कमी के कारण इतनी शक्तिहीन हो? बाहर निकलो। मैंने उसे गुस्सा होते सुना। जल्दी से बाहर भागो। जैसे ही मैं दरवाजे तक भागा, मुझे उस व्यक्ति ने रोक लिया। मैंने देखा कि वह अपनी भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में पूछ रहा था, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? मैंने सिर हिलाया। मेरे लिए एक प्लेट सब्जियां बनाओ। बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस कमरे में कैसे रहना है। मैं रसोई में गया और तब मुझे पता चला तुई बोशान के घर में वास्तव में बहुत कुछ था। टोकरी में चावल, कटोरे में तेल पूरी तरह से भरा हुआ था। छोटे डिब्बे में नमक महीन रेत की तरह बिखरा हुआ था। यह नया नमक हो सकता है। रसोई की छत पर मांस के कुछ टुकड़े लटके हुए थे। फर्श पर टोकरी में कुछ ताजे अंडे थे। पास में हरी भरी जंगली सब्जियां भी थी। मैं अब सुस्त नहीं रहूंगा। फुर्ती से सब्जियां काटना और धोना, आग जलाकर सब्जियां भूनना, 4 सब्जियां और एक सूप तैयार किया। मैंने आसानी से उसके आंगन को भी साफ कर दिया। मेरे मन में सोचा, कुछ अच्छा करना, शायद वह मुझे कुछ शब्द सिखाएगा। यह खुद से इधर उधर भटकने से कहीं बेहतर है। जब मैं रसोई साफ कर रहा था, आंगन में कुछ लोग आ गए। एक उज्जवल आवाज गूंज उठी, कोई बड़े भाई, लाओ लियांग के घर की शराब। मैं इसे बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। यह संयोग है कि मैंने कुछ सूखी सब्जियां बनाई हैं। आज रात हम पिए बिना नहीं जाएंगे। बिना पिए नहीं जाएंगे। मैं सब्जियां लेकर बाहर आया। बाहर कुछ लोगों की नजरें मुझ पर टिकी थीं। उनमें से एक मोटे दरवाजे वाले व्यक्ति ने कुछ कहा, कोई बड़े भाई, तुमने यह कब सीखा? यह एक छोटा सा नौकर है। यह नौकर नहीं जानता कि यह कहाँ से आया है। वह कहता है कि वह जीवित रहने का तरीका जानता है, तो मैं उसे काम करने दूंगा। यह बेकार नहीं है। मुर्गी है, मछली है, मांस है, अंडे हैं। बोशान ने आज कुछ खर्च किया है। बातचीत नहीं हो सकती।
चलो खाना खाते हैं थोड़ी देर में। सफेद पहाड़ का लड़का शराब पी रहा था और सब्जियां खा रहा था। देखने में बहुत उदास लग रहा था। बहन के हाथ का हुनर बेकार नहीं है। कौन लोग? मैं जिंगदू से बहकर आया हूँ। कुछ लोग सुनकर सब्जियां और शराब पीने वाले लोगों के हाथ रुक गए। सफेद पहाड़ के लड़के ने भौहें सिकोड़कर पूछा, घर में क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं बस एक छोटा सा नौकर हूँ। वे मालिक के साथ आए हैं। कुछ लोग एक पल के लिए ठिठक गए, फिर वे जोर से हंसने लगे। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मालिक निर्वासित है और साथ में एक नौकरानी भी लाया है। कोई आश्चर्य नहीं। जिंगदू से आए लोग इतनी अच्छी मेज कैसे बना सकते हैं? कोई बोशान ने एक घूंट शराब पी और भौहें सिकोड़कर निकल गया। उसके माथे पर निशान अभी भी हड्डी के निशान लिए हुए थे। तुमने अभी उस आंगन के बारे में पूछा था, उसमें कैसे रहा जा सकता है? कौन सा आंगन? बस बगल वाला। ओह, वह आंगन खाली है। कम से कम 5-6 साल से वीरान पड़ा है। कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। इसका कारण यह है कि घर की मरम्मत में काफी पैसा लगता है। यहाँ के ज्यादातर लोगों के पास चांदी नहीं है। और एक और कारण है, उस आंगन में किसी की मौत हुई थी, बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से। भूतों का डेरा है। भूतों से वही डरते हैं जिनके मन में भूत होते हैं। मैं नहीं डरती। शायद उन लोगों ने थोड़ी शराब पी थी। मेरी बात सुनकर वे सब जोर से हंसने लगे। अगर तुम नहीं डरती तो जाओ उसे साफ करो और रहो। और फिर कोई बोशान यहाँ है, कोई भी परेशानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम लोग डाकू हो? मैंने सीधे साधे और बेबाक तरीके से पूछा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत बात कह दी है। मैंने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। क्या तुमने कभी डाकू देखे हैं? क्या तुम जानती हो कि डाकू कैसे दिखते हैं? मैंने सिर हिलाया। हम डाकू नहीं हैं। हम डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं। हम डाकुओं को पकड़ने वाले हैं। कोई भाई, अगर तुम यहाँ थोड़ी सफाई कर दो तो यह बहुत ज्यादा साफ सुथरा लगेगा। इसलिए कहते हैं कि घर में एक औरत होनी चाहिए, सर्दी गर्मी का ख्याल रखने वाली। कितनी अच्छी लगती है। वापस जाकर मैं तुम्हें कुछ लड़कियों से मिलवाऊंगा। कोई बोशान ने सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने मुझे हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। जाते हुए रास्ते में मैंने आज रात उस आंगन की बात वैन हेमियान को बताने का फैसला किया और उसे दिखाने के लिए भी ले जाऊंगी। क्या यह ठीक रहेगा? मैं पहाड़ पर गई और 2 गट्ठे जलाऊ लकड़ी लाई और कुछ चाय के पत्ते भी ढूंढे। सुबह के उस भले किसान परिवार को एक गट्ठा दिया, फिर बची हुई जलाऊ लकड़ी लेकर अपने ठिकाने पर लौट आई। शाम हो चुकी थी जब मैं वापस आई। वैन हेमियान और वेन जियुआन पहले ही लौट चुके थे। वैन हेमियान खड़ा हुआ और मेरे कंधे से जलाऊ लकड़ी ले ली। अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जल्दी आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। 3 पीले रंग के मोमो बड़े और सख्त थे और सुबह के बचे हुए कुछ सब्जी के केक भी थे। बस ये पानी और चाय के पत्ते, यही सबका खाना था। वे 3 मोमो शायद वेन परिवार के भाइयों ने अपने मुंह से बचाए थे। मैंने वेन हेमियान के हाथों को देखा। पहले वे लंबे और साफ सुथरे थे, स्याही और कलम पकड़ने वाले हाथ जो सबसे मनमोहक होने चाहिए थे। आज वे खून के निशानों से भरे थे। एक जीवन जो वैभव और धन से भरा था, एक सुबह कीचड़ में गिर गया। यह एक बहुत बड़ा अंतर था। इस समय वे शायद तन और मन से थके हुए थे। सबने चुपचाप खाना खाया। मैंने वेन हेमियान के खाली समय का फायदा उठाया। मैंने उसकी आस्तीन खींची। बड़े युवा मास्टर, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। रात गहरी हो रही थी। वेन हेमियान मेरे पीछे पीछे चल रहा था, हाथ में मशाल लिए। हम धीरे धीरे एक छोटे रास्ते पर टटोलते हुए चल रहे थे। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? बड़े युवा मास्टर, बस आगे ही है। सावधान रहना, गिर मत जाना। एक दूसरे का सहारा देते हुए आखिरकार हम उस वीरान आंगन के पास पहुँचे। वेन हेमियान ने असमंजस में पूछा, तुम मुझे यहाँ लाई हो बस इस आंगन को देखने के लिए? मैंने जोर से सिर हिलाया। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, युवा नेर, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं ऐसे आंगन में नहीं रह सकता। जब मुझे आराम मिलेगा मैं गहरे पहाड़ों में जाऊंगा, कुछ कीमती शिकार करूंगा और फिर यहाँ रहने के लिए बदलूंगा। ठीक है? बड़े युवा मास्टर, मैंने पता किया है। इस घर में बिना किराए के रहा जा सकता है। पास में एक परिवार, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे खाली घर हैं, बिल्कुल मुफ्त। क्या आसपास इतने सारे खाली घर हैं? हाँ, यहाँ आबादी कम है। हम जैसे ज्यादातर लोग निर्वासित होकर आए हैं। जो चले गए वे चले गए, जो मर गए वे मर गए। बचे हुए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। अगर ऐसे घर में रहते भी हैं तो मरम्मत में भी बहुत खर्च आएगा। वेन हेमियान कड़वाहट से मुस्कुराया। तो हम अभी भी इसमें नहीं रह सकते? बड़े युवा मास्टर, मैंने आज थोड़ा देखा है। इस आंगन में एक कमरा है जिस पर खपरेल की छत है और वह काफी मजबूत है। अगर हम उसकी थोड़ी मरम्मत कर दें तो एक साफ कमरा बन जाएगा। बाकी की हम बाद में धीरे धीरे मरम्मत करेंगे। वैन हेमियान ने सुना तो थोड़ा हिल गया। जब हम खदान से लौटते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब हम खदान से लौटते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंधेरा हो चुका होता है। बड़े युवा मास्टर, आप चिंता न करें। मैंने पहले भी दूसरों के घर की मरम्मत की है। मैं कर सकती हूँ। अंधेरी रात में मशाल हवा में इधर उधर झूल रही थी। काफी देर बाद उसने धीरे से आह भरी और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे उलझे हुए बालों को सहलाया। ये सब काम पुरुषों को करने चाहिए। तुम एक लड़की हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। बड़े युवा मास्टर, आप चिंता न करें। असल में मुझे लगता है कि अभी हम जहाँ रह रहे हैं वह जगह अच्छी नहीं है। किराया देना पड़ता है। सो अलग चूहे और कीड़े हर जगह घूमते रहते हैं। बीमारियाँ आसानी से फैल सकती हैं और वह मुख्य सड़क के बहुत करीब है। आने जाने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। छोटी मालकिन बहुत सुंदर है। डर है कि कोई बुरी नीयत न रख ले। और हाँ, इस आंगन के बगल में एक बहुत बड़ी खाली जगह है। बाद में हम अनाज और सब्जियाँ उगा सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आपका धन्यवाद।
इस पूरे रास्ते में आप न होती तो क्या होता? अगले दिन मैं सुबह सुबह ही दौड़कर उस वीरान आंगन में पहुंच गई। आंगन का दरवाजा इतना पुराना था कि जरा सा धकेलने पर ही चरमराहट की आवाज के साथ लगभग टूट ही गया। आंगन में जंगली घास उगाई थी, कुछ तो मुझसे भी ऊंची थी। कमरा बहुत बड़ा था, पर सच में बहुत टूटा फूटा था। मुख्य कमरे की आधी छत तो पहले ही ढह चुकी थी। एक सहायक कमरे की छत पूरी तरह से गायब थी। बस दूसरा सहायक कमरा ही ठीक ठाक लग रहा था। मैंने बस एक सरसरी नजर डाली, सोचा कि पहले कुछ खाने का इंतजाम करूं, तभी काम करने की ताकत मिलेगी। जब से हम फांगलिंग आए थे, मौसम कभी साफ नहीं हुआ था। काले बादल मन को और भी उदास कर रहे थे। मुझे अचानक याद आया, इतनी चौड़ी छोटी नदी में मछलियाँ तो होनी ही चाहिए। मैंने आंगन से जंगली घास का एक ढेर उखाड़ा, उसे गांठों में बांधा और फिर एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। बनाते हुए मैं सोच रही थी, पहले की मुश्किलें आज मेरी रोटी रोजी का जरिया बन गई हैं। हवा का दबाव बहुत कम था, बहुत सी मछलियाँ पानी में सांस नहीं ले पा रही थी और बुलबुलें छोड़ते हुए ऊपर आ रही थी। मैं तो बहुत खुश हो गई। यह तो सोने पे सुहागा है। सोचना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। कभी मेरा जाल टूट जाता, तो कभी मुश्किल से मछली अंदर आती और फिर कूदकर बाहर निकल जाती। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आखिरकार मैंने 3 थोड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ ही ली। हालांकि सबसे ज्यादा जो मिला वह ये नहीं था, बल्कि पश्चिम की ओर भंवर वाली जगह पर बहुत सारी मडस्के पर मछलियाँ घूम रही थी। मैंने एक टहनी ली और लगभग बिना किसी मेहनत के मडस्के पर मछलियों को टहनी पर पिरो लिया। 3 मछलियाँ और 2 टहनियाँ मडस्के पर मछलियों की। साफ करने के बाद मैं सीधे पहाड़ की ओर चल पड़ी। श्याओ एर ने मुझे वापस आते देखा और तुरंत खुशी से उछलकर मेरे पास आ गई। दीदी, आप कितनी कमाल की हैं। आपने मछलियाँ भी पकड़ ली। घर में आग जल रही थी। पिरोई हुई मछलियाँ आग पर भुनी जा रही थी। कई लोगों ने बहुत समय से मांस का स्वाद नहीं चखा था। सबके मुंह में पानी आ रहा था। यह मछली उतनी स्वादिष्ट नहीं थी। कांटे बहुत ज्यादा थे और गंध भी तेज थी। इसके बजाय मडस्के पर मछली चिकनी और मुलायम थी और कांटे कम थे। श्याओ एर को यह बहुत पसंद आई, भले ही इसमें जरा सा भी नमक नहीं था। सबने बहुत संतुष्टि से खाया। खाने के बाद मैंने श्रीमती वेन से कहा, श्रीमती जी, 2 मछलियाँ बची हैं, मैं उन्हें बड़े राजकुमार और दूसरे राजकुमार के लिए ले जाती हूँ। श्रीमती वेन ने सिर हिलाया। वे खदान में जरूर बहुत मेहनत कर रहे होंगे, पूरे दिन काम करते हैं और फिर भी हमारे लिए खाना बचाते हैं। मुझे डर है कि वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। मैं सड़क पर सीधा चलता रहा। लगभग 3 मील तक चला। सड़क पर मैंने कुछ घर देखे, सभी एक के बाद एक सजे हुए थे। कुछ में से धुआं निकल रहा था। 1 और मील आगे चलने पर एक बहुमंजिला बाड़े वाली इमारत एक नजर में अंत तक नहीं दिख रहा था। सैन्य शिविर में कुछ लोग यूं ही खड़े थे, जल्दी से दूर चले गए। मैं डर से उछल पड़ा और हिम्मत करके पूछा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ सामान भेजना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? आपका नाम क्या है? वेन युआन एर। यह कहकर वह सीधा बड़े दरवाजे की ओर चला गया। मैं वेन युआन एर और वेन जियुआन की परछाइयों के साथ तेजी से दौड़कर मेरे सामने आ गया। उसका चेहरा बहुत घबराया हुआ लग रहा था। युएर, क्या हुआ? घर में क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं, मैंने कुछ मछलियाँ पकड़ी हैं, तुम्हारे लिए 2 ले आया हूँ। क्या तुम और मछलियाँ पकड़ोगे? बहुत अच्छा। वेन जियुआन खुशी खुशी स्वादिष्ट मछली का मांस खा रहा था। एक तरफ मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं वेन युआन एर को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि उसके हाथों में चोट के निशान थे। छोटे मालिक, खदान में रात का खाना नहीं मिलता है ना? तुम घर के मुख्य स्तंभ हो, क्या तुम गिर नहीं सकते? आगे से खाना बचाना नहीं। घर में मैं हूँ ना? ठीक है। छोटे मालिक, क्या खदान में हथौड़े हैं? हथौड़े? आज मैंने उस झोपड़ी को देखा। थोड़ी सी मरम्मत के बाद यह रहने लायक हो जाएगी। अगर हथौड़े और बांस के खंभे होते, मैं झोपड़ी के दोनों तरफ की छतों को ठीक कर सकता था, तो सबको एक साथ नहीं सटना पड़ता। ठीक है, मैं कोई तरीका सोचूंगा। जब मैं रहने की जगह पर वापस आया तो दरवाजा कसकर बंद था। बाहर दौड़ने वाली युएर की आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने पाया कि दरवाजे के सामने कई अजनबी पैरों के निशान थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। छोटी बहन, मालकिन, युएर। थोड़ी देर हो गई थी। अंदर से एक कांपती हुई आवाज आई, क्या यह युएर है? आखिरकार मैंने चैन की सांस ली। छोटी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा अंदर से खोला गया। एक आकृति बाहर निकली, मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ? अभी बाहर कुछ बदमाश आए थे। शुक्र है हम जल्दी भाग गए। दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, अपने शरीर से दरवाजे को रोके हुए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मालकिन भी डर से पीली पड़ गई थी। वे लगातार दरवाजे को लात मारते रहे। शुक्र है यह झोपड़ी मजबूत है। दरवाजा काफी मजबूत है। मैंने सुना तो मेरा दिल भी घबरा गया। नहीं, हम इस जगह पर एक पल भी नहीं रुक सकते। वे निश्चित रूप से मदद के लिए चिल्लाएंगे। चलो जल्दी से कुछ समेट लें इस जगह से दूर। मैं कमजोर पैरों वाले वेन झिरो को सहारा दे रहा था। दूसरे छोटे मालिक ने युएर को गोद में उठाया हुआ था। श्रीमती वेन ने झाड़ू उठाया। कुछ लोग उस झमाझम बारिश में धीरे धीरे राजमहल के उस ओर जा रहे थे। मैं उन्हें महल के बड़े दरवाजे पर ले गया और रुक गया। वेन झिरो महल के अंदर झांक रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ गयी। क्या आज रात हम यहीं रुकेंगे? बस यहीं रुकेंगे। सभी लोग हैरान थे। मुझे बस थोड़ा सा साफ करने दो, मैं एक छोटा सा घर बना दूंगा। आज रात हम यहीं रहेंगे, इस समय में साथ रहना। वे सब मुझ पर बिना शर्त विश्वास करने लगे। शायद वे अभी भी डरे हुए थे। मैंने महल के दरवाजे के सामने की पत्थर की पटिया पर लगी राख को साफ किया ताकि वे बैठकर आराम कर सकें। मैंने पहले से ही फटे हुए कपड़े को, महल के अंदर की घास फूस को साफ करके रास्ता बना दिया। रसोई में अंधेरा अंधेरा था।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टूटी हुई छत से कुछ किरणें पड़ रही थीं। हर जगह मकड़ी के जाले थे। मैंने धीरे धीरे अंदर टटोला। अंदर एक बड़ी सी भट्टी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि भट्टी के ऊपर एक बड़ा लोहे का कड़ाहा था। वह चुराया नहीं गया था। वह भट्टी पर अच्छी तरह से टिका हुआ था। यह लोहे का कड़ाहा काफी कीमती था। भट्टी के किनारे पर लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा था। मैंने धीरे से उसे खोला। मैंने कुछ टूटे हुए मिट्टी के बर्तन देखे। उसके बाद कुछ नहीं बचा। मैंने एक लंबी छड़ी पाई। छड़ी शायद किसी चीज से टकराई। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर की और अपना हाथ अंदर डाला। मेरी उंगली जैसे कट गई हो। एक तेज दर्द हुआ। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने अपनी उंगली के सिरे को देखा जहाँ से खून बह रहा था। मैंने भट्टी की राख में से जली हुई घास से खून को रोका, फिर उसे कपड़े से बांध दिया। फिर मैंने अंदर टटोला। आखिरकार मुझे एक जंग लगी हुई सब्जी काटने वाली छुरी मिली, जिसे मैंने खींच लिया। यह एक अच्छी चीज थी। अचानक महल के बाहर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। मैं जल्दी से छुरी और छड़ी लेकर बाहर भागा। उंगली ऊंची घास के ढेर से एक रंगीन सांप निकला। रंगीन सांप का शरीर बहुत लंबा था। उसका छोटा सा सिर लगातार जहरीले दांत बाहर निकाल रहा था। वह लगातार हिल रहा था, जैसे वह बहुत गुस्से में हो, जैसे किसी ने उसके सुंदर सपने को तोड़ा हो। मैंने जल्दी से छड़ी उठाई, सांप के सिर पर वार किया। सांप को बेहोश कर दिया। जैसे वह भागने ही वाला था, मैंने सब्जी काटने वाली छुरी से उसे सीधे 2 टुकड़ों में काट दिया। श्याओ एर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मुझे घबराहट से देख रहा था। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने सांप के शरीर को उठाया। श्याओ एर, आज रात के खाने में कुछ खास होगा। छुरी तेज है। हमारे पास कुछ है। काम करने की गति उतनी ही तेज होगी। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने महल के अंदर की घास फूस को सब कुछ काट दिया गया। एक आग जलाई गई। घास का ढेर गाढ़ा काला धुआं उगल रहा था। सुबह के आकाश में उड़ गया। वेन झिरो को खांसी आ रही थी। युआन एर, हमारी हलचल, क्या यह बहुत ज्यादा शोर नहीं कर रहा है? इसे जला दो, नमी दूर करो। लकड़ी की राख दीवार के कोने में बिखरी हुई थी। कीड़े दूर भाग जाएंगे। मुख्य कमरे की छत का आधा हिस्सा ढह गया था, आधा अभी भी ठीक है। कमरे के अंदर एक बिस्तर पहले से ही सड़ा हुआ और टूटा हुआ था। शायद बस थोड़ा सा बैठने पर यह ढह जाएगा। बिस्तर के बगल में एक लकड़ी का ढांचा था। यह कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल होता था। कोने में टिका हुआ एक बांस की कुर्सी रखी थी। बच्चा अभी अभी उठा था। पास का छोटा कमरा, उसमें भी एक बिस्तर रखा था। इस बिस्तर को सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह अभी भी मजबूत और भरोसेमंद लग रहा था। बस बिस्तर थोड़ा संकरा था। लकड़ी के कमरे में एक पुराना मिट्टी का बर्तन मिला और एक अच्छा पानी का घड़ा भी। मैं सोच रही थी, यह कमरा ढूंढकर यह मेरा सबसे सही फैसला था। मैं खुशी खुशी पानी का घड़ा उठाती हूँ, कमरे को साफ करती हूँ, खासकर रसोई और भी साफ करती हूँ। मैं अपने काम को देखती हूँ। मेरे दिल में उपलब्धि की एक गहरी भावना उमड़ती है। आखिरकार आग जलाने और खाना पकाने की जगह मिल गई। गर्म पानी से नहाने की जगह भी। बस लकड़ी के कमरे में अब आग नहीं है। मैंने कुछ लोगों के लिए बदल दिया और जंगल में दौड़ गई। आकाश में अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। लकड़ी गीली हो गई थी, लेकिन जमीन पर चीड़ की पत्तियां आग जलाने के लिए अच्छी थीं। मेरे हाथ में अब केवल एक कुल्हाड़ी है। मैंने कुछ सूखी टहनियां काटी और कुछ चीड़ की पत्तियां भी इकट्ठा की। बांधकर मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। जंगल में मैंने देखा कुछ युवा महिलाएं कुछ ढूंढ रही थीं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति। क्या? मशरूम। मैं समझ गई। मैं उनकी टोकरियों में देखती हूँ। मशरूम के आकार को चुपके से नोट करती हूँ। मैं भी खोजने लगती हूँ। यह खाने लायक हो सकता है। हमारा आज का दिन पूरी तरह से जंगल का उपहार है। ये मशरूम गीली और गर्म लकड़ी के तनों में उगना पसंद करते हैं। मैंने कुछ टहनियां उठाई, अनुभव प्राप्त किया। मेरी गति भी तेज हो गई। पीठ पर लकड़ी जलाकर पहाड़ के नीचे 100 से ज्यादा मशरूम। जल्दी से घर वापस जाती हूँ। श्याओ एर बिखरे हुए मशरूम को देखती है। यह बहुत दुर्लभ है। दीदी, क्या तुम बाद में मशरूम तोड़ने जा सकती हो? क्या तुम मुझे भी ले जा सकती हो? ठीक है। मैं नदी किनारे बैठी हूँ, सांप का मांस साफ कर रही हूँ। अगली बार तुम्हारे लिए छोटी सी टोकरी बुनूंगी। हम साथ चलेंगे। आड़ू की टोकरी में सांप के मांस से भरी हुई मशरूम और झरने का पानी डाला। मैंने आंगन में आग जलाई। धीरे धीरे भून रही हूँ। थोड़ी ही देर में मीठी सी खुशबू, पूरा आंगन महक रहा है। युआन एर हमेशा टोकरी के सामने बैठी रहती है। लगातार मुंह में पानी आ रहा है। दीदी, हम कब खा सकते हैं? हमें बड़े मालिक और दूसरे मालिक के लौटने का इंतजार करना होगा। हम साथ में खाएंगे। वेन झिरो आग के पास बैठी है, थोड़ी और लकड़ियाँ डाल रही है। युआन एर, क्या बिना नमक के खा सकते हैं? मैं इस समय मुख्य कमरे में हूँ, नीचे गिरे हुए टुकड़ों को उठा रही हूँ। वेन झिरो की बात सुनी, थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। सांप भुन गया है। रसोई से एक बड़ा कटोरा लिया, एक कटोरा भर लिया। वेन झिरो से कहा, मैं बाहर जा रही हूँ। मैं फिर से पहाड़ी पर चढ़ गई। कोई बोशान के घर के बाहर, कोई बोशान अभी घर के अंदर बैठा है। हाथ में चमकती हुई छुरी रगड़ रहा है। भेड़िए जैसी आंखों से मुझे घूरा। क्या कर रही हो? मैंने एक सांप मारा, सांप का भुना हुआ बनाया। तुम्हारे लिए एक कटोरा लाया हूँ। बिना वजह जरूरत से ज्यादा मेहरबानी। ईमानदार और चोर। तुम जल्दी से एक कटोरा लाओ। बहुत भुना हुआ, मीठी सी खुशबू। कोई बोशान बहुत खुश है। चेहरे पर अभी भी अकड़ थी। अब उसमें थोड़ी मुस्कान भी आ गई। नमक नहीं डाला। नमक डालना याद रखना। मेरी बात सुनो। कोई बोशान थोड़ा हैरान हुआ। मुझे पता था। दुनिया में कहां से सफेद जहर जैसी चीजें मिलती हैं। यह कहने के बाद सांप के मांस से भरा कटोरा रसोई में रख दिया। फिर बाहर आया। मुझे एक नमक का पैकेट दो। याद रखना, तुम पर मेरा एहसान है जो बाद में चुकाना होगा। खुशी खुशी सिर हिलाया। यह आदमी मोटा ताजा लगता है, लेकिन दिल बहुत नाजुक है। धन्यवाद बड़े भाई। कोई अगर बाद में कोई भी बात हो तो बेझिझक कहना। मुझे लगा कि कुछ मुश्किल होगी। सोचा नहीं था कि इतना आसान होगा। इतने अच्छे इंसान से मिलना किस्मत सचमुच अच्छी है। वेन झिरो ने मुझे नमक का पैकेट पकड़े देखा। उसकी आंखें सीधी हो गयी।
एक कटोरा सांप का भुना हुआ, एक पैकेट नमक। मैं पागल नहीं हूँ, वो आदमी ही पागल है। बड़े भाई कोई एक अच्छे इंसान है। घर की बातें मैं बस उनसे पूछ रही थी। वेन झिरो थोड़ी चिंतित लग रही थी, ढीली ढाली। कितने अच्छे लोग हैं। पीछे वेन हेमियान और वेन जियुआन की परछाइयाँ चली गईं। बड़े भाई, दूसरे भाई, आज इतनी जल्दी कैसे? खदान में एक जगह बहुत देर से बंद है, तो हम पहले वापस चलते हैं। वेन झिरो और वेन जियुआन घर लौट आए। वेन हेमियान चला आया। नीचे झुककर मेरे बर्तन साफ करने में मदद करो। छोटे मालिक, तुम पहले जाकर आराम करो। यह थोड़ा सा काम है, मैं इसे तुरंत खत्म कर दूंगा। कोई बात नहीं, तुम अकेले काम कर रहे हो, यह मुझसे ज्यादा मुश्किल है। मेरे हाथ रुके नहीं। वेन हेमियान ने पूछा, छोटे मालिक, खदान के अंदर क्या कोई तुम्हें कोड़े से मारेगा? वेन हेमियान थोड़ी देर के लिए जम गया। उसने आह भरी। जो धीरे काम करते हैं उन्हें मार पड़ती है। मैं जवान हूँ, मेरे पास ताकत है, मुझे नहीं मारा जाएगा। जैसे ही मैं वेन हेमियान के पास गया, मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैंने उसका अंगरखा खींचा। एक बेहद भड़कीला कोड़े का निशान सामने आ गया। वेन हेमियान के चेहरे पर एक असहज सफेदी छा गई, जैसे कि इस सच्चाई का पता चल जाए यह उसके शरीर पर लगे कोड़े के निशान से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। उसका अंगरखा ठीक था। लगता है वेन जियुआन ने उसे कपड़े बदलवा दिए थे। मैंने अपना सिर झुका लिया। छोटे मालिक, मैं मालकिन को नहीं बताऊंगी। वेन हेमियान ने अपने होठों को थोड़ा उठाया। उसने मेरे बालों को सहलाया। तुम सच में बहुत अच्छे हो। दोनों घर लौट आए। वेन जियुआन की परछाई कमरे में इधर उधर घूम रही थी। खुशी की आवाजें लगातार गूंज रही थी। चिड़िया, तुम सच में कमाल के हो। यह घर तुमने बिल्कुल सही चुना है। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी कोई तमीज नहीं है। मैंने धोई हुई और कटी हुई सब्जियां ली और उन्हें बर्तन में डाल दिया। चिड़िया खुशी खुशी आग के ढेर के पास दौड़ आई। धुएं से खांसते हुए भी वह दूर नहीं हटी। वह मेरी कमर के पास कूद गई। लगातार पूछती रही, बहन क्या हो गया? बस हो गया। जल्दी से कटोरा लाओ और भर लो। आज का दिन बहुत व्यस्त था। आखिरकार मैं आराम से एक भोजन कर सका। सांप का मांस बहुत कम था, हर किसी के हिस्से में बस इतना सा ही टुकड़ा आया। मैं घर के बाहर पत्थर पर बैठ गई। धीरे धीरे सांप का मांस और मशरूम खा रही थी। सामने पश्चिम में धुंध छाई हुई थी। पेड़ों की शाखाओं पर नई हरियाली छाई हुई थी। जीवन की यह हलचल, मुझे लगा कि जीवन सचमुच बहुत अच्छा है। पास में एक परछाई आकर बैठ गई। वेन हेमियान ने मुझे कटोरे में कुछ दिया। उसने कुछ सांप के मांस के टुकड़े डाले। मुझे नहीं चाहिए। कुल मिलाकर बस इतना ही था। मैंने खा लिया तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। मैंने अभी खाना शुरू भी नहीं किया था। मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? वेन हेमियान ने कटोरे में सूप पीते हुए आह भरी। चांद, तुम्हारे हाथ का स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय से ऐसा कुछ नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट। तुम पहले जो खाते थे वह सब पहाड़ों और समुद्रों के व्यंजन थे। अब स्वाद बदल गया है। निश्चित रूप से तुम्हें यह स्वाद नया लग रहा होगा, इसलिए तुम्हें यह स्वादिष्ट लग रहा है। वेन हेमियान ने आह भरी। शायद। मुझे कुछ याद आ रहा है। पहले गांव में एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया था, एक शिकारी ने एक भालू मारा था और उसे जिंगदू के एक अमीर परिवार को बेच दिया था। उन्होंने केवल भालू के पंजे खाए, बाकी सब उन्होंने नहीं लिया और नौकरों को दे दिया। बड़े राजकुमार, उस भालू के पंजे का स्वाद कैसा होता है? क्या वह बहुत स्वादिष्ट होता है? वेन हेमियान ने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा पूछूंगी। वह अचानक चौंक गए। मैंने भी नहीं खाया, मुझे नहीं पता कि उसका स्वाद कैसा होता है। हाँ, हवेली इतनी अमीर थी, क्या तुमने भी नहीं खाया? वेन हेमियान मुस्कुराए। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे मुझे देख रहे थे। अमीर लोग जरूरी नहीं कि सब भालू के पंजे खाएं। इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है, बहुत स्वादिष्ट चीजें। क्या तुम लिंगनान के बारे में जानती हो? जिंगदू से हजारों मील दूर, सबसे दक्षिण में, वहाँ बहुत मीठे फल उगते हैं। एक गाड़ी फल और आधी गाड़ी बर्फ, तभी उन्हें जिंगदू पहुँचाया जा सकता है। जो मानव शक्ति और भौतिक संसाधनों का खर्च होता है वह अगणनीय है। एक फल जो खाया जाता है वह एक आम आदमी का है। 1 महीने का किराया। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इस तरह से खाना, मैं सपने में भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं कर सकती। युवान एयर, तुम मेरी हो। जब मैं अच्छी तरह से योजना बना लूंगा और बाद में जिंगदू लौटूंगा तो तुम्हें भी अच्छे दिन दिलाऊंगा। मैं होश में आई और इस कटोरे में मांस बड़े बड़े निवालों में खाने लगी। क्या हम वापस जा सकते हैं? जरूर जा सकते हैं। 3 लोगों का काम वाकई बहुत तेजी से हुआ। इसके अलावा मैंने पहले ही कुछ तैयार कर लिया था। कुछ उपयोगी टाइलें, चुपचाप उन्हें ठीक किया। मुख्य कमरा और रसोई दोनों इस्तेमाल किए जा सकते थे। श्रीमती वेन और वेन झिरो श्याओ एयर को लेकर बिस्तर पर सो गयी। बाकी लोगों ने दरवाजे को बिस्तर का तख्ता बनाकर जैसे तैसे सो गए, इतनी सादगी से। यह पहले से कहीं बेहतर था। मैंने सोचा कल मुझे कस्बे में जाकर देखना होगा, पैसे कमाने का कोई रास्ता खोजना होगा। आखिरकार बहुत सारी चीजों के लिए पैसे की जरूरत थी। रजाई, हम हमेशा खुले आसमान के नीचे तो नहीं सो सकते। गर्मियों में तो ठीक है, सर्दियों में बिना रजाई के ठंड से मर जाएंगे। कपड़े हमेशा यही एक जोड़ी तो नहीं पहन सकते, चाहे कुछ भी हो। हर किसी के पास बदलने और धोने के लिए एक जोड़ी होनी चाहिए। संक्षेप में छोटी छोटी परेशान करने वाली चीजें बहुत सारी थी। अगले दिन मैंने कल रात लगाए जाल से 2 मछलियाँ पकड़ी। कल की बची हुई मशरूम को भी भून लिया। खाना खत्म हो गया। मैं सीधे कस्बे की ओर भागा। पिंगान कस्बा फेंगमिंग खदान से 10 मील पहाड़ी रास्ता है। आने जाने में एक पूरा दिन लगता है। 1 घंटा लगेगा। जब मैं कस्बे में पहुंचा, कस्बा पहले से ही हलचल भरे बाजार में बदल चुका था। सबसे ज्यादा लोग कसाई की दुकान पर थे। वह कसाई लगातार मेज पर रखी हड्डियों को काट रहा था।
आसपास की दुकानों पर बस कुछ ही लोग थे और आगे जाने पर मुर्गे, बत्तख, मछली और मांस बेचने वाले व्यापारी भी थे। पहाड़ों से आई बांस की टोकरियां, जेन युआन एयर की खट्टी सब्जियां, शहर का शहद, कल उठाए गए मशरूम भी बिक रहे थे। शायद कोई भी पहाड़ों से कुछ खाने लायक ला सकता है। जो बेच रहे थे वे खुद को जीविका के लिए बेचने वाले कह रहे थे, जो थोड़े दिखावटी थे। खरीदने वाले लोग अपेक्षाकृत कम थे और आगे चलने पर मुख्य सड़क पर शराब की दुकानें थीं। मेहमानों के लिए कुछ लंबे, कुछ छोटे, धूसर रंग की पत्थर की गलियों में हल्की बारिश में समृद्धि में ठंडक घुल रही थी। मैं फूलों से सजी एक संकरी गली में मुड़ गया। गली के अंदर बहुत भीड़ थी। दोनों तरफ के मेपल के पेड़ों पर गुलाबी रंग के पतले कपड़े लिपटे थे। छोटी एर, जल्दी आओ। मैंने ऊपर देखा और एक बेहद खूबसूरत महिला को अपनी ओर हाथ हिलाते देखा। मैं उस खूबसूरत महिला की ओर बढ़ा। दोनों आंखें चमकीली थीं। बहन, क्या तुम मुझे बुला रही हो? बहन, वह खूबसूरत महिला होंठों पर कपड़ा रखकर मुस्कुराई। वह धीरे से अपने बगल वाले व्यक्ति से बोली, कोई मुझे बहन कहकर बुला रहा है। मैं कोई बहन नहीं हूँ। हम एक खास नाम है, कहते हैं नानजी। मैंने सुना। मैं थोड़ा अवाक रह गई, थोड़ा अनभिज्ञ मिला। मैं तुमसे छोटी एर क्या कहूँ? नहीं, बाहर लू परिवार की दुकान से कुछ बिस्कुट खरीद दो। मेरी मदद करो। कुछ नाशपाती के बिस्कुट खरीद दो। बाकी 5 तांबे के सिक्के। तुम्हारे भागने के पैसे हैं। मैंने सुना कि पैसे मिल रहे हैं। बहुत खुश हुई। मैंने उस खूबसूरत महिला के हाथ से पैसे लिए और भाग गई। अचानक कुछ याद आया और मैं वापस मुड़ गई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी? खूबसूरत महिला ने अपने हाथ जोड़े और फिर मुस्कुराई। मैं तुम्हें क्या कहूँ? सितारों से भरा उत्तर, बर्फ से घिरा दक्षिण। सब मुझे नानजी बुलाते हैं। नानजी, तुम मुझे बिस्कुट खरीदने में मदद करने के लिए क्यों बुला रही हो? नानजी ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। तुम आखिर जाओगी या नहीं? इतने सारे क्यों हैं? वापस जाकर मुझे पैसे लौटा दो। मैं जल्दी से बाहर भागी। जब नाशपाती के बिस्कुट ओवन से बाहर निकले, पीछे मुड़कर देखा तो तुमने मेरी खाल उधेड़ दी थी। कस्बे में बहुत से गरीब लोग थे, जीविका का साधन खोजना चाहते थे, लेकिन यह आसान काम नहीं था। मैं अपनी जेब में 5 तांबे के सिक्के लिए हुए थी। कस्बे में बहुत देर तक ढूंढा, कोई निशान नहीं मिला। बस कुछ ही लोग थे। पूछने पर या तो वे कुछ नहीं चाहते थे या वे मुश्किल चाहते थे। मैंने सोचा कि थोड़ा और पूछ लूं, पर सबने मुझे चिढ़कर भगा दिया। खाना खिलाने का समय हो गया था और मुझे खाना बनाने के लिए वापस जाना था। जब मैं वापस जा रही थी तो एक अनाज की दुकान के पास से गुजरी। दुकानदार, यहाँ सबसे सस्ता अनाज कौन सा है? एक अधेड़ उम्र का आदमी हिसाब लगा रहा था। उसने सिर भी नहीं उठाया। घास का अनाज 21 कोए, 1 कोए रवल सेधन 59 ग्राम प्रति 20। दुकानदार, क्या मैं 5 कोए में घास का अनाज खरीद सकती हूँ? दुकानदार ने कहा, मैंने कभी इतना कम पैसे में काम नहीं किया। इतने कम पैसे का धंधा करना ठीक नहीं। आखिरकार उसने हिसाब लगाना बंद किया और सिर उठाया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। शायद वह हमेशा से यही धंधा करता था और अब उसे ऐसे लोग कम ही मिलते थे जिनके पास पैसे न हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। कहने के बाद उसने एक नुकीला लकड़ी का डिब्बा निकाला। पहले उसने डिब्बे के नीचे का मुंह बंद किया, फिर डिब्बे में अनाज भरने लगा। दुकानदार ने पूछा, क्या तुमने थैला नहीं लाया? तुम्हारा थैला कहाँ है? नहीं लाई। कौन अनाज खरीदने आता है और थैला नहीं लाता? माफ करना दुकानदार, अगली बार मैं थैला लेकर आऊंगी, तब खरीदूंगी। शायद दुकानदार को मुझ पर तरस आ गया, या शायद वह सचमुच एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। उसने कुछ कहा। इंतजार करते हुए थोड़ी देर बाद वह कोने से एक सफेद थैला लेकर आया। उसने अच्छा अनाज थैले में भरा और मुझे दे दिया। कल थैला वापस कर देना। मैं सोचती हूँ मेरा भाग्य सचमुच बहुत अच्छा है। आज जिनसे भी मिली सब अच्छे लोग थे। जब वह झोपड़ी में वापस आई तो वेन झिरो के बाल बिखरे हुए थे। वह कुर्सी पर बैठी थी, घर के चूल्हे के पास, सिर झुकाए हुए। युआनेर, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? आज मैंने बाल धोए थे, पानी नहीं था और जलाने के लिए लकड़ियाँ भी ज्यादा नहीं थीं। याद रखना, थोड़ी और लकड़ियाँ जमा कर लेना। ठीक है, मुझे पता है। मैं रसोई में गई, चावल को अलमारी में रखा, आड़ू का मुरब्बा निकाला, आधा चावल पकाया, पश्चिम की ओर जाकर चावल ढूंढने की तैयारी की। श्याओ एर दौड़कर अंदर आई। दीदी, आज खाने में क्या अच्छा है? मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम पश्चिम की ओर चल दिए। बहुत समय हो गया है मुख्य भोजन खाए हुए। आज रात हम सूप पी पाएंगे। मैंने पश्चिम की ओर रखी मछली पकड़ने वाली जाली खोली। अंदर बिल्कुल खाली था। निराशा हुई। मैंने मछली पकड़ने वाली जाली को फिर से लगाया। उम्मीद है कल कुछ मिलेगा। रात के खाने में एक बड़ा कटोरा चावल का दलिया और हरी तेल वाली सब्जी का एक बड़ा कटोरा। सब आग के पास बैठ गए और चुपचाप खाना खाने लगे। यह किस तरह का दलिया है? यह निगलने में इतना मुश्किल क्यों है? आज मैंने सिर्फ 5 कूपक कमाए। बस थोड़ी सी दलिया ही खरीद सकते हैं। कल मैं फिर बाजार जाकर कुछ काम ढूंढूंगी। कुछ खाने को मिल जाए तो कोई बात नहीं, अभी भी 3-4 और हैं। दूसरे युवा स्वामी ने अपने होंठ कस लिए। उनकी आंखों में पानी की चमक थी। ये बहुत ही दुखद और दयनीय लग रहा था। मैं तो बस पूछ रही थी। ठीक है, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? बसंत, वेन परिवार पर मुसीबत आ पड़ी है। अब पहले जैसा शाही ठाट बाट नहीं रहा। पहले हवेली की दौलत, अगर जिंदा बच गए तो काफी है। वैन एर भी बहुत मेहनत कर रही है, अकेले खाने की तलाश में भटक रही है। उसके लिए यह बहुत मुश्किल है। वैन एर, क्या अभी भी मछली नहीं है? छोटी बहन,
आज जाल में कोई मछली नहीं फंसी। वेन हेमियान सिर झुकाए हुए था, पता नहीं क्या सोच रहा था। सुगंधित फूल इधर उधर देख रहा था। उसकी काली काली आंखें इधर उधर घूम रही थीं। बहन, तुम जो दलिया बनाती हो वह बहुत स्वादिष्ट है। मैं एक बड़ा कटोरा पी सकती हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो अच्छा है। खाने के बाद मैंने सोचा कि अभी भी कुछ रोशनी बाकी है। मैंने अपना चाकू उठाया, पहाड़ पर और लकड़ियाँ काटने की तैयारी कर रही हूँ। वेन हेमियान ने पूछा, दिन ढल गया है, तुम कहाँ जा रही हो? लकड़ी काटने। वेन हेमियान ने वेन जियुआन को भी साथ चलने के लिए कहा। जियुआन, तुम मेरे साथ चलो। वेन एर, तुम घर पर ही रुको। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? वैसे भी दिन ढल गया है। तुम्हें नहीं पता कि ऊपर कहाँ जाना है। और भी शाम को घर में कोई पुरुष नहीं है। तुम नहीं जा सकती। यह सुरक्षित नहीं है। वेन हेमियान थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उसकी आंखें गहरी थीं, उसके होंठ थोड़े खुले थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तो फिर ऐसा करो, जियुआन, तुम घर पर उनकी देखभाल करो। वेन एर, तुम मेरे साथ चलो। अगली बार मैं खुद जा सकती हूँ। शांत जंगल में चलते हुए शाम की हवा में उड़ते पत्तों की आवाज सुन रही थी। घास में कीड़ों की भिनभिनाहट यहाँ वहाँ गूंज रही थी। यह सब इस विचारशील व्यक्ति के लिए थोड़ी चिंता ला रहा था। वेन एर, माफ करना, मैंने तुम्हें बेवजह परेशान किया। मैं तेजी से आगे चल रही थी, बिना समझे पूछ रही थी, किस बात की परेशानी? वे बड़े साहब, अगर तुम नहीं बताते तो मैं भूल ही जाती। खाना अच्छा नहीं था। थोड़ी शिकायत करना बहुत सामान्य है। क्या तुम नाराज हो? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अगर मैं इन सबको अपने दिल में रखती रही, मैं तो बहुत साल पहले ही मर चुकी होती। मेरी सौतेली माँ दिन भर मुझे जहरीली बुरी बातें कहकर डांटती रहती थी। मैं तो उसे रोज का खाना मान लेती थी। मैं तो बचपन से ही दूसरों की तारीफें सुनकर बड़ी हुई हूँ। मुझे जरा भी अपमान सहना गवारा नहीं, और न ही मैं किसी को यह इजाजत देती हूँ कि वह मेरे लोगों का जरा भी अपमान करे। वेन एर, अगर भविष्य में कोई तुम्हें अपमानजनक बातें कहे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। ठीक है। पर्दे के बाहर सन्नाटा। शाम ढल रही थी। रास्ता भी ठीक से दिख नहीं रहा था। मैं वेन हेमियान को काम करने का निर्देश दे रही थी। शुरुआत में वो थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन थोड़ी देर में ही वह बहुत अच्छा करने लगा। दोनों ने बहुत तेजी से काम किया। 2 गट्ठर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके वे पहाड़ से नीचे उतर गए। वेन हेमियान ने दोनों गट्ठर अपने कंधों पर उठा लिए। बड़े राजकुमार, एक गट्ठर मैं उठा लेती हूँ। नहीं, यह थोड़ा सा सामान मैं उठा सकता हूँ। चलो। मैं वेन हेमियान के पीछे पीछे चल रही थी। मैं उसे पहाड़ में लड़खड़ाते हुए देख रही थी। कभी पेड़ों से टकराता, कभी पैर फिसल जाता, लेकिन अंत में वह मजबूती से खड़ा हो जाता। मैंने हो हवेली की शान देखी थी। यह कल्पना करना सचमुच मुश्किल है कि एक इतना सम्मानित और ऊंचे दर्जे का व्यक्ति ऐसी गिरी हुई स्थिति में आ गया है। फिर भी मैंने उसे कभी शिकायत करते नहीं देखा या भाग्य को कोसते हुए, बल्कि उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह परिस्थितियों के अनुसार ढल सकता है। सचमुच एक महान व्यक्ति। जिस पल वेन हेमियान ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा, उसने गहरी सांस ली। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और रसोई में जाकर एक कटोरा ताज़ा पानी पिया। गट गट करके पी गया। रोशनी का फायदा उठाते हुए मैंने लकड़ियों को लकड़ी के कमरे में रख दिया। वेन झिरो के नाजुक हाथ खुद भी नहीं जानती कि वह कितनी कमजोर है। उसने थोड़ा सा काम किया और इतनी थक गई, जबकि मैं रोज ऐसा ही करती हूँ। वह दरबार की साजिशों की बात करती है, तलवारबाजी और भाला चलाने की बात करती है, लेकिन ये रोजमर्रा के छोटे मोटे काम मेरे सामने खुद ही हार मान लेते हैं। जब उसकी सांस लौटेगी तो वह मुझे अच्छी तरह से इनाम देगी। अगले दिन मैंने अनाज की दुकान को चावल का बोरा लौटाया और फिर से वेश्याओं की गली में आ गई। नानजी, क्या तुम्हें आज भी नाशपाती के केक के टुकड़े खरीदने हैं? नानजी ने अपनी कलाई झटकी और बाढ़ के पास से चिड़चिड़ी होकर बोली, तुम छोटी भिखारी, लगता है मुझ पर निर्भर हो गई हो। कौन रोज रोज केक के टुकड़े खाता है? जाओ जाओ, मेरी ग्राहक सेवा में बाधा मत डालो। पास से एक कठोर और गहरी आवाज आई। यह क्या चीज है जो वानहुआ लाओ के दरवाजे पर खड़ी है? मैंने ऊपर देखा। एक आदमी ने छोटे चुस्त कपड़े पहने हुए थे। उसका शरीर मजबूत था, उसका सिर बड़ा था, उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था जो पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। उसकी आंखें क्रूर थीं, जैसे कोई डायन मुझे घूर रही हो। तीसरे भाई, यह मुझसे मिलने आई है, मैं उसे तुरंत भगा देती हूँ। जल्दी करो, वानहुआ लाओ के इरादे को छोड़ो। चलो चलो, या तीसरे भाई का सहारा लो। अभी तक जल्दी नहीं जा रहे हो? यहाँ एक वेश्यालय है। तुम जैसी छोटी लड़की नहीं जहाँ अक्सर आते हो। मैं कला में निपुण हूँ। बस अभी तीसरे भाई से डर गई थी। मेरे पैर थोड़े कमजोर हो रहे हैं। तुम शिकू गली जाओ, शुए खैरी परिवार के किसी व्यक्ति को ढूंढो। उसे कहो कि तुम्हारे लिए काम ढूंढे। बस कह देना कि यह मेरा है। इसके बाद फिर कभी यहाँ मत आना। चलो भी। मैं दीवार के कोने में छिप गई, यह सब देख रही थी। मेरा दिल बहुत उदास था। तो वेश्यालय ऐसा ही होता है। नानजी दीदी इतनी अच्छी हैं, क्यों वहाँ भी आ गए? नानजी दीदी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैं शिकू गली तक पहुँच गई और शुए खवी परिवार के लोगों के बारे में सुना। मैं आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने पर एक 22-23 साल का नौजवान था। तुम कहो, क्या नानजी ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भेजा है? हाँ। अभी यहाँ क्या काम है? वैसे हाल ही में दवा की दुकान में कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब मुर्गी का घोंसला घास 5 पैसे प्रति गट्ठर। इस समय कीमत अच्छी है। कुछ समय पहले यह बिक नहीं रहा था। मैंने सुना, धन्यवाद, इकट्ठा किया है। क्या तुमने इसे यहाँ भेजा है? तुम भेज दो, वापस आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगी, साथ में बेचेंगे।
धन्यवाद। शुए खैरी बड़े भाई। शुए खैरी बड़े भाई ने सिर हिलाया, अनिच्छा से कहा। मेरा नाम शुए लियांशिन खिरियो लियांखीन है। क्या तुमने नानजी को देखा है? क्या वह ठीक है? मुझे नहीं पता कि कैसे जवाब दूं। फिर शुए लियांशिन खिरियो लियांखीन ने धीरे से कहा, वह शायद ठीक नहीं होगी। कस्बे के हरे पत्थर। अप्रैल की बारिश से एक परत चमक गई थी। कुछ धुंधली काली छायाएं भी प्रतिबिंबित हो रही थीं। शुए खैरी परिवार के दरवाजे के सामने का हरा पत्थर और भी चमकदार था। शायद पैरों के रुकने का समय बहुत लंबा था, या शायद आंखों ने बार बार पीछे मुड़कर देखा। मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है यह बहुत दुखद होगा। अलगाव के बाद की मुलाकात, जैसे कोई सपना। पहुंच से बाहर। घर लौटने पर मैं इस चाकू से पहाड़ पर चढ़ गई। वेन जियुआन वेन जहिरवन के हाथ में कुछ काम था। बांस काटा, एक साधारण टोकरी बुनी जो पहाड़ पर ले जाने के लिए ठीक थी। मैं शुए लियांशिन खिरियो लियांशिन द्वारा बताई गई जड़ी बूटियों के अनुसार पहाड़ों में लगातार खोजती रही। अच्छा है, हम यहाँ पहाड़ के सहारे एक समय का भोजन कर सकते हैं। अगर हम अत्यधिक उत्तर की ठंडी और दुखद भूमि पर पहुँच गए, या उस बेहद बंजर भूमि की इतनी दयनीय हालत है कि कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते। दुख में भी सुख ढूंढना, यह मेरा सबसे अच्छा गुण है। गहरे पहाड़ों में बहुत कुछ इकट्ठा किया है। अप्रैल, बहुत सारे फूल, घास और पेड़ सर्दियों के बाद जाग गए हैं। उन्हें उनके सबसे कोमल क्षणों में खिलने दो। पीछे की बांस की टोकरी मुर्गियों के अंडों से भरी थी। मुझे बड़े मशरूम भी मिले। अनजाने में कुछ लंबी पहाड़ी जड़ी बूटियां उखाड़ ली। यह सचमुच बहुत भाग्यशाली था। पहाड़ से नीचे उतरकर घर के करीब पहुंचते ही अचानक मेरे सामने कुछ बड़ा आ गया। मैं डरकर कुछ कदम पीछे हट गई। मैंने ऊपर देखा और कुई बोशान को देखा। वह एक देवदार के पेड़ के पास खड़ा था। उसकी आंखें छोटी थीं और उसने अपनी बाहें सिकोड़ रखी थीं। क्या हुआ? जमीन पर पड़ी मुर्गियां तुम्हें कल मेरे लिए एक मेज का खाना बनाने में मदद करेंगी। मुझे मेहमानों का स्वागत करना है। मैंने जमीन पर पड़ी मोटी मुर्गियों को देखा। उन्होंने सिर हिलाया। आज मैं सचमुच बहुत बदकिस्मत रही। शाम को असामान्य रूप से भरपूर भुनी हुई मुर्गियों में कुछ सुगंधित छोटी मछलियां भुनी हुई थीं और एक प्लेट तैलीय चिकन व्यंजन तला हुआ था। सब कुछ तैयार था। वेन हेमियान वापस आ गया। इतना भरपूर भोजन देखकर वह संदेह को रोक नहीं सका। आज कौन सा दिन है? क्या कोई त्योहार है? नहीं, आज ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से पकवान गिरा हो। जीवन में ऐसा अवसर मिलना मुश्किल है, लेकिन क्या हमें बुखार के लिए अच्छा इलाज नहीं करना चाहिए? वेन जीरो एक तरफ बैठकर मुस्कुराई। देखो, तुम कितनी नासमझ लग रही हो। क्या मैं सिर्फ थोड़ी नासमझ नहीं हूँ? जब पेट भर जाता है, सब बहुत खुश होते हैं। वेन हेमियान लगातार मेरे कटोरे में मांस डाल रहा था। बड़े मालिक, मैंने बहुत खा लिया है। और खाओ, तुम तो बस चमड़ी और हड्डी रह जाओगी। खाना खाने के बाद मैं एक पत्थर की पटिया पर लेट गई, अपने पेट को सहलाते हुए। तो जब पेट भर जाता है तो सहारा मिलता है। यह इस तरह का स्वाद है। पेट भरा हुआ और संतुष्ट है। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगली ही पल भूख लगेगी। दिमाग सुन्न और भारी हो गया। पलकें भारी हो गईं। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनती हूँ, जब पेट भर जाता है तो भूख नहीं लगती। तो यह सच है। आमतौर पर मैं भूख के कारण सो नहीं पाती। मैं बेहोश हो गई। मैंने कदमों की आवाज सुनी जो मेरी ओर आ रही थी। मैं तुरंत खड़ी हो गई। वेन हेमियान चलकर आया, मेरे बगल में बैठ गया। पेट भर जाने पर लोग खड़े होकर चलने लगते हैं ताकि रात को जागते हुए नींद न आए। नहीं, मैं अभी सो सकती हूँ। वेन हेमियान ने यह बात सुनी तो वह धीरे से हंसा। जमीन हरी घास से ढकी हुई थी। क्या कर रहे हो? ओह, स्थानीय लोग मुर्गियों के घोंसले वाली घास बेच रहे हैं। शहर में 5 पैसे प्रति किलो वसूलते हैं। वेन हेमियान ने धीरे से सिर हिलाया। तुम बहुत मेहनती हो। मेरी मदद करो, इसे संभालो। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। वेन हेमियान की दोहरी पलकें। मुझे ध्यान से देखो। आंखों में हलचल। आग की रोशनी में झूलती हुई काली रात में कुछ अजीब सी चमक आ गई। उसकी घूरती नजरों से मेरा सिर चकरा गया। बेचैनी से अपना चेहरा सहलाया। युवा मालिक, तुम क्या देख रहे हो? वेन हेमियान ने अपनी आंखें वापस खींची। सिर झुकाकर धीरे से हंसी। तुम अच्छी लग रही हो। मैंने भी मुस्कुरा दिया। मन में सोच रही थी, इस युवा मालिक की आंखों में क्या कोई बात है? चांद, क्या तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बता सकती हो? मैंने सिर हिलाया। मैं अब खुलकर बात करने को तैयार हूँ। मुझे अतीत के बारे में नहीं सोचना। तो फिर भविष्य के बारे में क्या तुमने कभी सोचा है? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। बस इतना पता है कि पेट भरना है और गर्म रहना है। भविष्य कैसा होगा कौन जानता है। पहले सूर्यग्राम में एक था, नाम था जुनशेंग। वह मेरे बराबर का था। बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि वह शहर में एक बड़ा व्यापारी बनेगा। वह छुपकर अकादमी में अक्षर सीखता था। उसके पिता ने लोगों से संपर्क किया। मूनफुल वेश्यालय जाओ। उसे एक सहायक के रूप में काम पर रखा गया। वह धीरे धीरे अपने सपने के करीब पहुंच रहा था। लेकिन अफसोस, वह हमेशा युद्ध और साहित्य के बीच फंसा रहा। वह युद्ध के मैदान में चला गया। अंत में वह युद्ध के मैदान में मारा गया। उसकी माँ की आंखें सूज गईं। इसलिए भविष्य के बारे में बात करने के लिए, युवा मालिक, कुछ दिन पहले मैंने छोटी बहन से कहा था, मेरी सबसे बड़ी इच्छा बस एक बार भरपेट खाना। मुझे नहीं पता था कि यह इतनी जल्दी सच हो जाएगा। मैं अभी बहुत खुश हूँ। यह काफी है। वेनवू चुपचाप आधा जीवन बिताता है। हाँ, यह काफी है। 4 पहर का समय। मैं बहुत जल्दी उठ गई। मैंने आंगन साफ कर दिया। पीठ पर टोकरी उठाई। सब्जी काटने का चाकू लिया। एक बांस के पाइप से पानी पार किया। मैं पहाड़ पर जाने के लिए तैयार थी। इतनी जल्दी क्यों? जल्दी उठने से मुझे अधिक समय मिलेगा जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए। कुछ तांबे के बर्तन। शहर जाकर अनाज खरीदूंगी। वेनवू बहुत पछता रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। वह खुद को नहीं छोड़ सकता। तो तुम थोड़ी सावधान रहना।
पहाड़ में बहुत अंदर मत जाना। उसकी दूर जाती पीठ की छाया को देखते हुए वेन वू ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली, धीरे से गले लगाया। वह असहाय था। अब मैं बस कुछ कह सकता हूँ, बिना दर्द या परेशानी वाली यादें। मैं सुबह जल्दी पहाड़ पर गई, ज्यादा जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने के अलावा एक और महत्वपूर्ण काम था। आज मैंने वादा किया था कि मैं कुई बोशान के लिए खाना बनाऊंगी। मैं उसका मुर्गा मुफ्त में नहीं खा सकती। दोपहर में मैंने एक टोकरी भर चिकन ग्रास खोदी। आंगन में वापस आने के बाद मैंने जड़ी बूटियों को सूखने के लिए फैला दिया और श्रीमती वेन को बताकर बाहर चली गई। जैसे ही मैंने कुई बोशान के आंगन में कदम रखा, अंदर का शोरगुल थम गया। तुम अब क्यों आई हो? कुई बोशान ने मुझे देखा और जल्दी से मुझे आंगन के अंदर खींच लिया। आंगन में कम से कम 7-8 लोग थे। हर कोई घूर रहा था। बोशान, तुमने नई दुल्हन से कब शादी की? हमें शादी की दावत पर क्यों नहीं बुलाया? बकवास मत करो, यह वह रसोइया है जिसे मैंने बुलाया है। मैंने कहा था ना, बोशान ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। रसोई में घुसकर मैंने अपने दांत भींचे। सोच रही थी क्यों ना मैं उनके खाने में थोड़ा और नमक डाल दूं, ताकि वे और पानी पिएं और अपने गंदे मुंह धो लें। सोचना तो सोचना है, कहना तो कहना है, करना तो करना है। जब मैं दोपहर भर व्यस्त रही तो मैंने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज तैयार कर दी। कुछ लोगों ने तिरस्कार भरी नजर से देखा और सिजी को ले आए। वह सफेद कपड़े वाला आदमी भी बाद में आया। मुझे देखकर उसने मुझसे परिचित तरीके से अभिवादन किया। छोटी लड़की, तुमने फिर से बहुत मेहनत की। मेरा एक नाम है चेन युआनर। मेरा उपनाम लैन है। नाम किंगी। शिष्टाचार नाम यूजी। तुम्हारे आंगन की सफाई कैसी चल रही है? मैं कुछ दिनों से रह रही हूँ। पहले अंदर बहुत सारे चूहे थे और बाहर हमेशा आवारा लोग घूमते रहते थे, इसलिए मैंने एक कमरा साफ करके उसमें रहना शुरू कर दिया। तुम काफी तेज हो। मैं आखिरकार अपना काम खत्म कर चुकी थी। हाथ धोने के बाद मैंने कुई बोशान को बताया कि मैं जा रही हूँ। कुई भाई, मैं अब चलती हूँ। तुम इतनी देर से काम कर रही हो, खाना खाकर जाओ। नहीं, घर पर अभी तक खाना नहीं बना है। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। अगर तुम नहीं बनाओगे तो क्या वे नहीं खाएंगे? क्या वे भूखे मरने की हिम्मत करेंगे? मैंने आंगन से बाहर निकलने के अपने कदम रोक दिए। मुड़कर कहा, मैं उनकी नौकरानी हूँ, यह मेरा काम है। रुको। कुई बोशान रसोई से एक सूर के मांस का टुकड़ा लेकर मेरे पास आया। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने पहले ही तुम्हारा मुर्गा ले लिया है, मैं और नहीं ले सकती। अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो ले लो। क्या नाटक कर रही हो? मेरी आंखें चांद की तरह मुड़ गईं और मैंने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया। कुई बोशान सचमुच एक अच्छा आदमी है, भले ही उसके मुंह में थोड़ी कमी है। जड़ी बूटियां बिक गईं। वैन हेमियान ने रात के खाने में मांस के टुकड़े देखे और बहुत हैरान हुआ। नहीं, मैं इसे कल कस्बे में बेचने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मांस कहाँ से आया? पड़ोसी जो पहाड़ पर रहते हैं, वह ज्यादा खाना नहीं बनाता। आज मेहमानों का स्वागत है, मुझे उसके लिए मेज सजाने में मदद करने को कहा। यह पोर की नाम है। वैन हेमियान ने मेरी बात सुनी। मेरा लटका हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। हम कम खा सकते हैं, अच्छा नहीं खा सकते, लेकिन खाने के लिए कुछ बुरा नहीं कर सकते। मैंने खाना खा लिया और जड़ी बूटियाँ ठीक कर रही हूँ। वैन हेमियान की बात सुनी। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। जो बुरी चीजें तुमने कही हैं, क्या वे गांव की रानी की तरह हैं? खाना न मिले तो किसी आदमी को ढूंढ कर सो जाओ। क्या यह उस समय की बात है? नहीं। मैं चेन युआनर, भले ही मेरा दर्जा नीचा हो, लेकिन हर पल यह सब मेरे हाथों की मेहनत से आया है। क्या अच्छा है और क्या बुरा, मैं साफ साफ समझती हूँ। युआनर, मुझे माफ कर दो। अभी मैंने जो कहा वह मेरी जुबान फिसल गई थी। इसे अपने दिल पर मत लो। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं जड़ी बूटियों को खुद ही इकट्ठा कर रही हूँ। जाकर उन्हें धोकर सुखा दो, फिर कमरे में जाकर आराम करो। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेन हेमियान मुझसे भी जल्दी उठ गया होगा। युआनर, तुम जाकर पहाड़ से जड़ी बूटियां ले आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे गहरे पहाड़ पर जाना है, दोपहर तक ही वापस आ पाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ चलते हो, मुझे डर है कि हम खदान तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। युआनर, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने वेन हेमियान की ओर देखा, फिर मैंने अपने कपड़ों का दामन कसकर पकड़ लिया। बड़े साहब, मैं तो बस एक मामूली नौकरानी हूँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चलो। सुबह पहाड़ की हवा ताजी थी। पहाड़ की चोटी पर कुछ जगहों पर कोहरा छा गया था। थोड़ी देर में मेरे बाल गीले हो गए। मेरे भौहों पर भी महीन पानी की बूंदें लग गई थी, जिससे मेरी आंखें चमकीली और बेमिसाल हो गईं। लगभग दोपहर तक जब मैं पहाड़ से नीचे उतर रही थी, रास्ते में मुझे कुछ सफेद फूल मिले। फूलों का रंग बिल्कुल सफेद था, मनमोहक खुशबू के साथ। मैं रुक गई और कुछ फूल तोड़ लिए, उन्हें अपनी टोकरी में रख दिया। मेरा मन भी बहुत खुश हो गया। मैं घर लौट आई। तोड़े हुए फूल मैंने उन्हें अपने टूटे हुए गमले में लगा दिया। पहले सुखाए हुए जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और शहर जाकर बेच दिया। तुमने आज जो जड़ी बूटियां चुनी हैं, उन्हें आज ही बेच दो। इस तरह गुणवत्ता अच्छी रहेगी और यह ताज़ा भी रहेगा। अब यह पता नहीं जड़ी बूटी की दुकान खरीदेगी या नहीं। चलो जाओ, किस्मत आजमाओ। मुझे थोड़ा पछतावा है। मुझे लगा कि कुछ दिनों की जड़ी बूटियां एक साथ बेच दूंगी, इससे कई पैसे बचेंगे। किसने सोचा था कि उनमें से कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी होंगी? किसने सोचा था? जब जड़ी बूटी की दुकान के मालिक ने उन्हें देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे 6 माशा प्रति तौल के हिसाब से पैसे दिए। इससे मेरा मन बहुत दुखी हो गया। आपके द्वारा इकट्ठा की गई जड़ी बूटियां साफ है, कोई खरपतवार नहीं है। इन दिनों जल्दी जल्दी इकट्ठा किया है, महीने के अंत तक और नहीं मिलेगा। मैंने अपने हाथ में 120 से ज्यादा तांबे के सिक्के घुमाए। सड़क पर चलने का माहौल भी अलग होता है। मैं एक छोटे से गाँव में भागा, कुछ सस्ता कपड़ा खरीदना चाहता था।
था, गांव का कपड़ा, एक एक करके करीने से सजे हुए, 5 रंग 6 रंग, आंखों को भाने वाला। मेरी आंखें देख नहीं पा रही थी यह सब। क्या तुम्हारे पास यहाँ कुछ सस्ता कपड़ा है? जाओ जाओ जाओ, यह छोटी सी फूल वाली कहाँ से आई? जल्दी भागो। मैंने अपने शरीर को अच्छी तरह से ठीक किया, कपड़े पुराने हैं लेकिन फटे नहीं हैं, बाल भी ठीक किए, एक छोटी सी चोटी बनाई। मुझे नहीं लगता कि मैं छोटी फूल वाली के स्तर तक पहुँचूंगी। यह सब मैं कपड़ा खरीदने आई हूँ। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास जो कपड़ा है वह सब रेशम और ब्रोकेड का है, 3 या 2 चांदी के सिक्के प्रति पीस। क्या तुम खरीद सकती हो? तो मैं खरीद नहीं सकती। तुरंत मैं मुड़कर उस कपड़े की दुकान से निकल गई, लेकिन एक दर्जी ने मुझे दुकान के अंदर खींच लिया। क्या तुम यहाँ भी कपड़ा बेचते हो? बेशक, कौन कहता है कि केवल कपड़े की दुकानें ही बेचती हैं? मेरे पास भी है। तुम्हारा कपड़ा कैसा बिकता है? रेशमी कपड़ा दा खेती स्वेव है, तांबे के सिक्के प्रति पीस। जैसे ही मैंने यह कीमत सुनी, मेरा अवचेतन मन भागने लगा। तुम बस जाओ। सूती कपड़ा भी ओने हनघेट तांबे के सिक्के से ऊपर है, तो मुझे सूती कपड़ा खरीदना सस्ता पड़ेगा। क्या सूती कपड़ा पहना जा सकता है? यह आपकी त्वचा को खरोंच देगा। बाहरी कपड़ों के लिए यह बहुत अच्छा नहीं है। शरीर से सटा हुआ कपड़ा ठीक नहीं है। जब मालिक ने वह कपड़ा निकाला, मुझे पता था कि सस्ता निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं होगा। मैंने कपड़े पर काले और पीले धब्बे देखे। तुम्हारा यह कपड़ा तो खराब हो गया है। मेरे पास बस यही एक कपड़ा है। बारिश के मौसम में यह खराब हो गया। आमतौर पर यह ओने हनघेट आंश ट्विंटव तांबे के सिक्कों से कम होता है। मैं इसे नहीं बेचती। आज मैंने तुम्हें एक सस्ता सौदा दिया है। मैंने कैंची नहीं काटी, नहीं धागा। तुम इस हद तक गरीब हो गई हो तो तुम कपड़ा क्यों खरीद रही हो? तुम्हारा यह कपड़ा, जिनके पास पैसे हैं वे इसे नहीं देखते, जिनके पास पैसे नहीं हैं वे खरीद नहीं सकते। मेरे जैसे जो स्वेच्छा से खरीदना चाहते हैं वे बहुत कम हैं। तुम मुझे कुछ धागा दे दो, मुझे अपनी कैंची उधार दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। एक पीस कपड़े से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। एक कैंची एक पीस कपड़े के पैसे के बराबर है। बूढ़ी औरत ऐसा सौदा नहीं करती। क्या तुम्हें इन कपड़ों के टुकड़े चाहिए? तुम्हें चाहिए? हम 10 तांबे के सिक्के। तुमने सब पैक कर लिया। 80 तांबे के सिक्के। क्या तुम मुझे कुछ धागा दोगी? तुम्हारे पास कैंची नहीं है, तुम कपड़े कैसे काटोगी? वापस जाकर मैं पड़ोसियों से उधार ले लूंगी। दर्जी की दुकान के दरवाजे से बाहर मैं फिर से सिर झुकाकर निराश हो गई। मेरे ये तांबे के सिक्के बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मैं फिर से अनाज की दुकान से कुछ चावल खरीदने आई हूँ। दुकानदार ने मुझे बताया यह चावल कई बार धोया हुआ है, पकाने के बाद ये ताजे चावल जैसा ही स्वादिष्ट लगता है। कीमत भी वाजिब है। ठीक है, बचे हुए 2 पैसे। श्याओरा के लिए थोड़ी सी चीनी की कैंडी खरीदनी है। घर वापस जाने के 10 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते। मेरे कंधों पर 2 लाल निशान छोड़ गए। मैं कई बार गिर चुकी थी, तब जाकर घर पहुंची। वेन झिरो ने जल्दी से मेरे कंधों से सामान उतार लिया। इतना सारा क्यों खरीदा? मैंने पानी पी लिया। मैं चुपचाप नीली पत्थर की पटिया पर बैठ गई। श्याओरा, यह कपड़ा क्यों सिकुड़ गया है? आह, जो सिकुड़ा नहीं वो बिकता नहीं। दूसरे साहबजादे ने कपड़े के टुकड़े खोलकर देखे। सिकुड़ी हुई जगह बाहर से थोड़ा बड़ा दिखता है, अंदर से लगभग सिकुड़ा हुआ नहीं है। इस्तेमाल करने लायक जगह बहुत है। वेन झिरो ने बड़े थैले से कपड़े के टुकड़े निकाले और पूछा, तुम ये सब वापस क्यों ले आई हो? इसका क्या इस्तेमाल है? कुछ तकिए बना लो। मालकिन कहती हैं कि हर बार सोने पर मेरे पैर थक जाते हैं। तुम बच्चे बहुत ध्यान रखते हो। श्याओरा मेरे बगल में बैठ गई। उसने न जाने कहां से एक बड़ा पत्ता उठाया। मेरे लिए पंखा झलने लगी। दीदी, क्या तुम बहुत थक गई हो? श्याओरा, नीचे मेज के पास चीनी की कैंडी का एक पैकेट है, जल्दी से ले आओ और खा लो। श्याओर सचमुच बहुत शरारती है। चीनी की कैंडी लेकर वह फिर से मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे एक निवाला खिलाया। दीदी, मीठा है या नहीं? हम श्याओरा ने जो खिलाया वह बहुत मीठा था। श्रीमती वेन और दूसरी साहबजादी इस बारे में चर्चा कर रही थी कि किस तरह के कपड़े सिलवाने चाहिए। वेन झिरो ने फटे कपड़े खोले। उसने कुछ थोड़े बड़े कपड़े के टुकड़े ढूंढे। एक ऐसा टुकड़ा मिला जिस पर कढ़ाई थी। उसने सोचा कि इससे एक छोटा पर्स बना ले। वे सब अपनी अपनी खुशियों में मग्न थे। कोई मुझसे बात करने वाला नहीं था। अकेली बैठी मैं बेकार महसूस कर रही थी। थक गई। बस मैक्सी को पीठ पर ला दे। मैं फिर से घर से बाहर निकली। जब वेन हेनफेन और वेन झिरो घर लौटे, पहली बार घर लौटने पर खाना नहीं था। श्याओरा कहाँ है? वह कहाँ गई? श्याओरा खाना नहीं बना रही है। शहर से लौटने के बाद वह फिर से बाहर चली गई। क्या वह अभी तक वापस नहीं आई है? वेन हेनफेन ने गहरी सांस ली। वह हमेशा तुम लोगों के साथ रहती है। वापस न आने पर क्या तुम्हें पता नहीं चलता? दूसरी साहबजादी ने धीरे से कहा, वह शायद ही कभी हमारे साथ बात करती है। क्या वह यह सब दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? भाग गई। वेन हेनफेन ने धीरे से आंखें सिकोड़ ली। उनकी आंखों में एक ठंडी उदासी छा गई। वह नहीं जाएगी। चाचा, दीदी पीठ पर टोकरी लादे पहाड़ पर चढ़ गई। क्या वह किसी खतरे में पड़ जाएगी? जियुआन, मशाल लेकर पहाड़ पर चढ़कर किसी को ढूंढो। मैं सचमुच एक जाल में फंस गई। मैं एक शिकारी द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गई। गड्ढा बहुत गहरा था और उसमें बहुत सारे बांस के खंभे लगे थे। अच्छा हुआ कि मैंने पहले किनारे पर पकड़ बना ली, नहीं तो सीधे बांस की कीलों से 1000 छेद हो जाते। वहीं मौके पर ही मर जाते। पहले मैं बहुत घबराई हुई थी।
आज शायद मैं थक गई थी। मैंने कई तरीके आजमाए पर अभी ऊपर नहीं जा पा रही थी, पर मुझे कोई जल्दी नहीं थी। पहले जाल में ही एक रात सो लेते हैं, हो सकता है कल शिकारी आ जाएं और मुझे बचाकर ऊपर ले जाएं। आसमान धीरे धीरे गहरा हो रहा था, जंगल में सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। मैं जाल में फंसने से परेशान नहीं थी। आखिरकार मुझे इसकी आदत हो गई थी, इस बेसहारा जिंदगी की। कहीं भी सो जाओ, नींद तो आ ही जाती है। वो बिस्तर भी तो ऐसा ही था, न मोटा लिहाफ था, न धूप में सुखाए हुए कपास की खुशबू, बस एक लकड़ी का तख्ता था। पर अब सच में बहुत भूख लगी थी। नींद में मुझे किसी की आवाज सुनाई दी जो मेरा नाम पुकार रहा था। शुरुआत में मुझे यकीन नहीं हुआ, ऐसी बात मेरे साथ हो ही नहीं सकती। बचपन से आज तक किसी ने मेरी परवाह नहीं की थी। मैं फिर से सोने लगी। सोने से भूख नहीं लगती। जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, मुझे होश आया और मैंने पहचाना, यह तो बड़े राजकुमार मुझे ढूंढने आए थे। मैं झट से खड़ी हो गई। मैं यहाँ हूँ। थोड़ी ही देर में बड़े राजकुमार की आवाज मेरे पास ही सुनाई दी, जाल के किनारे पर। आग की रोशनी धीरे धीरे पास आ रही थी। बड़े राजकुमार की सुंदर छवि मेरी आंखों में उतर आई। मैं देख सकती थी उनके सिर पर पसीना था और उनकी आंखों में चिंता भरी थी। मुझे देखकर आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तुम इंतजार करो, मैं एक लंबी टहनी ढूंढकर तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। मैंने अपनी पीठ पर टोकरी कस ली। वेन हेमियान द्वारा नीचे की गई टहनी को पकड़कर मैं धीरे धीरे चतुराई से ऊपर चढ़ने लगी। जब मैं लगभग ऊपर पहुंच गई, वेन हेमियान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया। मैं जमीन पर बैठी हाँफ रही थी। मैं सच में बहुत थक गई थी। वेन हेमियान भी मेरे बगल में बैठ गए और लाचार होकर मुस्कुराए। डर गई थी ना? शुरुआत में थोड़ी डर गई थी। मुझे मौत का डर लगता है। बाद में लगा कि घबराने का कोई फायदा नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक रात जाल में ही सो लेंगे। पर सोचा नहीं था कि तुम मुझे ढूंढने आओगे। मैं बहुत खुश हूँ। चल सकती हो। हाँ। रहने दो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलता हूँ। उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। पुरुष की सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरी पीठ, जो उनकी पीठ से सटी थी, गर्म और जलती हुई महसूस हो रही थी, जिससे मेरे गाल लाल हो गए। ज्यादा दूर नहीं चले थे, धीरे धीरे हिलते हुए मुझे नींद आने लगी। मैंने जम्हाई लेते हुए धीरे से पूछा, बड़े राजकुमार, मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्या मैं तुम्हारी पीठ पर थोड़ी देर सो सकती हूँ? ठीक है। मैंने अपनी बाहें उनकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली, अपना चेहरा उनकी गर्दन पर टिका दिया। उनकी गर्म और हल्की सांसें मेरी त्वचा पर पड़ रही थीं।